सर आप शुरू सर तो मेनली उप्स कंसेप्ट सर कवर कर दीजिएगा। अरे ऊप्स कंसेप्ट तो अभी होगा ही, जावा में जो डिस्कस होगा उसके पैरेलल हम डाउट सर सेशन लेते रहेंगे, ठीक है। सर ये बोल रहे हैं सर कि मतलब शुरू से जो बेसिक है सर उसको पढ़ा दीजिए सर। हाँ सर, बेसिक पढ़ाइए। प्रोग्रामिंग बेसिक क्या कैसे पढ़ाइए स्टार्ट सर, होता है सर? जैसे खाली टोकन है, टोकन का फर्दर पार्ट्स है सर, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, ऑपरेटर, डेटा हाँ टाइप, सर, ये सब बता दीजिए। आखिर वेरिएबल कैसे बेसिक कहाँ जो है यूज सर उसको होता है। बताइए सर शुरू से आप। इंट एकदम जीरो से बता दीजिए सर। पहले एक दो क्लास जीरो क्लास लीजिए, उसके बाद फिर कहीं से भी ले लीजिएगा सर, ठीक ताकि है, प्रोग्रामिंग का मतलब हम लोग को समझ में आ जाए आखिर कैसे क्या हो रहा है। ठीक ठीक है, ठीक। और कुछ? सर एरे में और फिर फंक्शन में। अरे एरे सर फंक्शन बात की बात है, एरे फंक्शन तो ये हाँ, कंसेप्चुअली पहले प्रोग्रामिंग करना देखिए, सीख जाएंगे, अगर उसके दो बाद चीजों पर आपने कंट्रोल कर लिया, एक तो आपका ऑपरेटर्स कहाँ क्या कैसे यूज होना है, ठीक, यस सर। और जी दूसरा सर। कंट्रोल फ्लो, जी सर। तो आपकी कोई भी लॉजिक जो है वो आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। जी जी सर। जैसे अभी आप लोग कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि भाई हम लिखना। वेरिएबल्स कितने बनाएं, हाँ आइडेंटिफायर्स सर। कितने क्रिएट करें, ठीक है। जी कई जी। सारे केसेस में आप अननेसेसरी वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, जी सर। जी सर। तो आप वहां पर आइडेंटिफायर्स को रीयूज नहीं कर पाते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सर या अभी फिर और प्रॉब्लम फेस होती है सर कि प्रोग्रामिंग आखिर लिखना कैसे स्टार्ट करें, ये भी दिक्कत आ जाती है। देखिए, प्रोग्राम आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर जो लर्न करेंगे, आप मान के चलिए आपको पूरा का पूरा वर्क जो करना है वो एक फंक्शन फॉर्म लॉजिक में ही करना है। क्लास का कंसेप्ट आएगा आपका, नो डाउट, बट जी क्लास के सर। अंदर भी जो आपका एक्चुअल वर्क होगा वो फंक्शंस पर ही होगा। तो फंक्शंस को यूज करना प्लस उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, इन दो चीजों पर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम हर जगह जब एक्चुअल कोई टास्क करेंगे तो वहां पर डायरेक्ट अपने इंस्ट्रक्शंस नहीं राइट करेंगे, जी उन सर। इंस्ट्रक्शंस को हम किसी ना किसी नेम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और वही नेम आपका क्या होगा, एक फंक्शन फॉर्म होगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सी के अंदर आप लोगों ने कई सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज यूज किए, लाइक आपने वहां पर प्रोसेस से रिलेटेड या थ्रेड से रिलेटेड वर्क किया। तो उन सारे टास्क के लिए वहां पर अगर आप देखें, आपकी लॉजिक बहुत कम थी, सारा वर्क किसके थ्रू हुआ, प्री डिफाइंड फंक्शन से, यही था ना। यस सर। जी सर। तो उन सारे फंक्शंस का क्या वर्क है वो पहले से सी की लाइब्रेरी फॉर्म में डिफाइन करके आपको दिया गया। आपका टास्क क्या था वहां पर, एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको उसे कॉल करना, यूज करना। सिमिलरली आप जावा अब स्टार्ट किए हैं, तो जावा में भी आप देखेंगे आपका इनिशियली तो सिंटैक्टली जब चीजें आप करेंगे तो वहां पर आपका कोड पार्ट होगा, बट जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसकी लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे, तो वहां पर हमारा जो टास्क है वो क्या हो जाएगा, जो जावा की लाइब्रेरीज हैं जिसको पहले से जावा ने डिफाइन करके आपको प्रोवाइड किया है, उसे आपको कहाँ कैसे यूज करना वो आपको सीखना है। लाइक आगे आप कलेक्शंस पढ़ेंगे या मल्टी थ्रेडिंग हो गया, या फिर आपका फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो वहां पर आपको अपनी इन बेसिक लॉजिक्स की हेल्प से ही वहां पर लाइब्रेरीज फॉर्म को कैसे यूज करना वो वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इनिशियली थोड़ा सा आपको बेसिक्स पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे अभी कई सारे लोगों को हम देख रहे हैं फाइल्स फोल्डर्स में कंफ्यूजन है, तो प्रोग्राम्स जब आप बनाते हैं तो पहली चीज तो यही आप ध्यान रखिए कि अगर हम कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अब वर्क स्पेस की बात आई थी आपकी, तो वर्क स्पेस सिंपली क्या था, आपकी मशीन का कोई डायरेक्टरी फोल्डर था। और हमें नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको विंडोज पर एक फोल्डर का मतलब ना पता हो, सभी को पता होगा। जी सर। तो आप इक्लिप्स आईडी को यूज करके जो फर्स्ट टास्क किए वो क्या था कि भाई आप इक्लिप्स के थ्रू जो भी जावा प्रोजेक्ट आप बनाएंगे वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आपके किसी एक फोल्डर के अंदर क्रिएट होने चाहिए, तो वो फोल्डर पाथ आपने वहां पर स्पेसिफाई किया। अब अगर आपको कोई फोल्डर पहले से एग्जिस्टिंग होता तो आप उसे सेलेक्ट कर लेते, आपके पास ऐसा फोल्डर नहीं था तो आपने उसको क्या किया, क्रिएट किया, यही किया था ना। जी सर। अब वो जो फोल्डर आपने क्रिएट किया उस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपने आईडी पर जो ऑप्शंस थे उसके थ्रू प्रोजेक्ट बनाया, और उस प्रोजेक्ट की हेल्प से फिर आपने वहां पर वर्क किया।
बट उसमें कई सारे लोगों को चीजें समझ नहीं है, तो उसके पीछे रीजन यही हो सकता है कि आपने जब सर ने वो स्टेप बताया तो आपने उसको मार्क नहीं किया होगा। तो जब भी कोई ऐसी नई चीज आपके सामने आ रही है, सबसे पहला वर्क आपको क्या करना चाहिए, आप उसे नोट कर लीजिए, या नहीं नोट कर पाए हैं तो आप जो भी फैकल्टी है उससे बोल दीजिए सर स्टेप्स रिपीट कर दीजिए, मार्क करना है, ठीक है। या फिर सर को उसी टाइम पर आप इंटरप्ट करके ऐसा कुछ बोल दीजिए कि सर आप इस तरीके से बताइए कि हम स्टेप्स को नोट कर सकें, क्योंकि बहुत सारे वर्क आगे ऐसे होंगे जहां पर हो सकता है आपको कॉन्फ़िगरेशंस या डिफरेंट स्टेप्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो जब तक आप उसे नोट नहीं कर, क्योंकि आपने तो वो पहले किया नहीं है, आपके लिए तो वो वर्क फर्स्ट टाइम होगा ना। अब जैसे हम कोई चीज करा रहे हैं तो हो सकता है हमने उसको 20, 30 या 100 टाइम्स पहले किया हो, हमें तो सारे स्टेप्स याद हैं क्लियर क्या करना है, बट आपके लिए वो स्टेप फर्स्ट टाइम हो सकता है। तो जब तक आप उसे मार्क नहीं करेंगे, केवल देखकर अगर आप चाहेंगे हम उसको कर सकें, तो वो पॉसिबल नहीं, आप भूल जाएंगे कोई ना कोई स्टेप, और यही हो रहा होगा, ठीक है। हेलो सर। हाँ हेलो एक्सक्यूज मी सर। सर अब्दुल्ला बोल रहे हैं सर। हाँ बताइए। सर वो ये प्रोसेस क्रिएटिंग वगैरह तो सब समझ में आ गया सर, वो हार्ड नहीं था। उसके बाद सर किसी चीज का सिंटैक्स ही समझ में नहीं आया, प्रिंट करने का कमांड समझ में आया, उसके बाद सर सब बाउंस कर गया। कौन सा? सर अभी प्रिंट सर करने के कमांड के अलावा कुछ समझ में नहीं आया आज के क्लास में। अच्छा कोई बात नहीं, अभी सर समझाएंगे एकदम। प्रिंट करने का कमांड? प्रिंट करने के कमांड के अलावा सर कुछ समझ में नहीं आया, ना सिंटैक्स समझ में आया, ना क्यों यूज करते हैं उसको। जैसे सर वो ये था क्या क्लास का समझ में आ गया सर, और एक और था उसमें ऑप्शन, वो समझ ही में नहीं आया सर, वो देखना पड़ेगा क्या था। कौन सा ऑप्शन? एक आई सेकंड थिंक प्रिंट के अलावा तो कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ आज, क्या डिस्कस हुआ है? सर, डिस्कस हुआ है, आगे भी हुआ है। सिंटेक्स के बारे में बोल रहा है सर, सिंटेक्स सिंटैक्स वगैरह सर ने क्लियर नहीं किया सर। कौन सा सिंटैक्स? कौन सा सारी syntax? चीजों वो का सर सर कोई इफ इज फॉर वाला सब अरे सिंटेक्स भाई, नहीं है सर। इफ एल्स स्टेटमेंट जब सर ने बताना स्टार्ट किया तो पहला स्टेटमेंट उसमें क्या लिखा था? पहला स्टेटमेंट ये था कि सिंटैक्स इज सेम एज ऑफ सी और सी प्लस प्लस, और आई थिंक आपको इफ का और फॉर का, व्हाइल का, स्विच का, ये सिंटैक्स सी में तो बताया गया है। यस सर, ये सब तो बताया गया है सर। पैकेज क्या होता है ये सब भी समझ में नहीं अरे आया, क्यों पैकेज यूज वगैरह करते भी हैं। डिटेल, आपको वर्क कैसे करना वो स्ट्रक्चर समझ आया? यस सर, स्ट्रक्चर तो आपको समझ में बस आया। सर ने ये बताया कि आप यहाँ वर्क कैसे करेंगे, तो वर्क करने के लिए उन्होंने पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करवाया, ठीक। अब प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने फिर एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, जिसे जावा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर एक पैकेज कहते हैं। क्या कहेंगे? पैकेज। तो आपने Yes, sir. अपना एक कोई नेम दे दिया उसको, और उसके अंदर फिर आप अपना लॉजिक राइट कर रहे हैं, जो कि आपका एक क्लास फॉर्म था। तो ये स्ट्रक्चर वहां पर उस प्रोजेक्ट के लिए फॉलो हुआ। आपने इक्लिप्स पर वर्क स्पेस फोल्डर दिया, उस फोल्डर के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर आपने एसआरसी जो फोल्डर था जहां पर आपका सारा सोर्स कोड होगा, उसमें आपने अपनी रीडेबिलिटी के लिए क्या, अब जैसे मान लीजिए आप डेली वर्क करेंगे तो आप उसको डे 1, डे 2, डे 3 भी कर सकते थे, ठीक है। अभी बेसिक प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग उसको एक नेम क्या दे दिया सर ने, कि एसआरसी के अंदर हम फंडामेंटल्स के अंदर सारा वर्क करेंगे बेसिक जावा प्रोग्रामिंग का, ठीक। तो वो एक Yes, फोल्डर लाइक स्ट्रक्चर वहां बन गया, और उसके अंदर फिर उन्होंने फाइल आपकी क्रिएट करवाई, या 2-3 फाइल्स उन्होंने क्रिएट करवाई। तो सिंपली वो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वहां पर क्रिएट कराया। जैसे अभी कमांड लाइन पर जब आप लोग वर्क कर रहे थे लिनक्स के अंदर, तो वहां पर अगर आप ही ने बहुत सारे असाइनमेंट्स किए होंगे, तो क्या सारे असाइनमेंट्स आपने एक ही फोल्डर में बनाए थे? नो सर। नो सर, अलग अलग फोल्डर। आपने अलग अलग फोल्डर बनाया था ना? यस सर। बट वो दिखता नहीं था हमें, वो दिख रहा था। नहीं सर, वो GIO सर पे मैंने जाके तो फोल्डर के साथ ही जिप करके बना दिया था। नहीं, वो दे दिया था। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है कि आपको दिखता था वहां, जब तक नो आप सर, एलएस, आपको नहीं दिखेगा। यस सर। जब तक आप एलएस या जीयूआई में नहीं जाते वहां स्विच करके। यस सर। बट यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इक्लिप्स या ऐसे किसी भी एडिटर पे वर्क करेंगे, तो सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपके सामने होगा। तो अगर हमें कहीं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्विच करना है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को यूज करना है, वो आपके लिए काफी इजी हो जाता है जब आप एक विंडोज इन्वायरमेंट पर जीयूआई फॉर्म सॉफ्टवेयर इस तरीके से यूज करते हैं।
तो इक्लिप्स पर जावा प्रोजेक्ट का वो एक बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने केवल फॉर्म किया था। तो आई थिंक आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा अब्दुल्ला। यस सर। अभी बस तो इतना सर ही वर्क लिनक्स, हुआ है ना? अभी तो यस लिनक्स सर, पे यस ही सर। सही है सर हम लोग। क्या? अभी लिनक्स पे वर्क करने में ही अच्छा लगता है अब। लिनक्स पे वर्क करने में अच्छा लगने लगा? बट यस लिनक्स सर। पे वर्क करना अच्छा ठीक है, लेकिन जावा के कॉन्फ़िगरेशन से ऐसे कुछ वर्क जब आप करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाएगा। सर कुछ पूछने पे बोलते हैं बुक से रेफर कर लो। सर बुक से रेफर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 घंटे का क्लास होता है। यस सर, वो पढ़ नहीं पाएंगे अब अपने से तो वापस फिर कभी, कहाँ है से ना। बुक से रेफर कर पाएंगे? नहीं, और अभी सर नहीं तो नहीं, देखिए क्या चीज, हाँ बताइए। बहुत फास्ट भी लग रहा है तो सर। अरे भाई, आज जो चीजें उन्होंने की हैं उसमें तो आपका वही है ना, बिल्कुल बेसिक। अभी तो जावा का कुछ स्टार्ट ही नहीं किया उन्होंने। यस अगर जावा के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए, अब इफ का सिंटैक्स ही अगर वो आपको बताते आधे घंटे और वही ये चीज लग पहले, तो उसमें आई थिंक कुछ नया आपको क्या मिलता। सर समझाने का तरीका सर थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका। जैसे आप समझाए हैं तो क्लियर हुआ, वो समझा नहीं हम्म। पा रहे हैं, एलिब्रेट नहीं कर पा रहे चीजों को। सर थोड़ा आपने अभी लैंग्वेज जैसे प्रॉब्लम यस भी है। सर, हम तो समझ रहे लैंग्वेज, थे अरे पैकेज कुछ है, कुछ अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। आपने सिद्धांत बताया कि सर में वर्क सर केस है। कोई कंप्लेन कहीं कुछ नहीं हुआ सर, एक दिन भी कुछ भी नहीं। लैंग्वेज कम देखिए, एक तो दिक्कत ये हो रही है कि जैसे आप लोग, अब उनका जो मेन कम्युनिकेशन आई थिंक वो इंग्लिश ही है, ठीक है, जी सर। और आप लोगों ने उनको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, जी सर। तो वो भी एक उनके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है नहीं कम्युनिकेशन का। सर, इंग्लिश इंग्लिश भी है सर, इंग्लिश इंग्लिश हमें दिक्कत चलेगा, नहीं कोई है सर। दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको इंग्लिश में ही नहीं वो दिक्कत है, समझाना कुछ सब लोगों ने। टीचिंग हाँ हाँ। टीचिंग स्टाइल जो होता है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा यस समझाना सर। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल को एक फैकल्टी नहीं कराता, तो हर मॉड्यूल के लिए अगर अलग फैकल्टी मिल रहा तो सबका टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग होगा, सर ठीक है। लेकिन सिद्धांत सिद्धांत सर का थोड़ा टीचिंग स्टाइल अच्छा था। सर। आप हाँ भी तो एक्सप्लेन किए ना सर, आप भी सिद्धांत एक्सप्लेन सर का किए, यहाँ बहुत पे अच्छा क्लियर था। हो गया। आपने भी एक्सप्लेन किया सर, यहाँ पे क्लियर हुआ चीजें, लेकिन वो कर रहे हैं तो क्लियर नहीं हो रही है। चलिए, अगर कुछ ऐसा है तो हम वो डिस्कस कर लेंगे, अभी तो डे 1 था ना आज आपका, ठीक है। यस सर, यस तो मैं ये क्योंकि चीज, सर जावा मेन मॉड्यूल में आता है सर हम मैं लोग ये का। चीज पास कर दूंगा सर को। बाकी मैं अलग से ये जो सेशन ले रहा हूँ, ठीक है, यस इस सर, टाइम पर आपको अगर कोई भी ऐसी क्वेरी है जावा, कोर जावा से रिलेटेड, ठीक है, यस तो सर। आप उसको पुट कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अगर सर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज नहीं समझ आई फिर है, सर सर, ने एक्सप्लेन, हाँ। सर ये थ्योरी पार्ट भी सर समझा रहे थे, तो सर काफी दिक्कत हो रहा था, मतलब निकल जा रहा था स्पीड में, या फिर हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उस तरीके से। कुछ बच्चे सर आगे बढ़िए सर, सबके वही लिए ना, नहीं है सर। थोड़ा दिक्कत दिक्कत हो जाता है सर इस चीज को लेकर। हम लोग को यस समझ नहीं में सर। नहीं आ रहा आगे है तो। आगे नहीं बढ़, आगे बढ़ना है जब कोई मतलब ऐसी चीज हो, तब अगर कोई नई टॉपिक या कुछ ऐसा डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ जो भी क्वेरी उसको पुट कीजिए, ठीक है। अनम्यूट करके आप उसको इंटरप्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर ये लोग मैसेज ही नहीं देखते हैं, इवन कि आप भी बोलते हैं कि हमसे पूछो, क्वेरी है कुछ आगे बढ़ने दो, तो आपसे भी नहीं पूछेंगे, और कोई और हेल्प हाँ, करना वही चाहेगा तो एक उसका भी नहीं दिक्कत, वो सुनते हैं। चैट हमेशा फॉलो करना चाहिए ना, चैट में तो हम यस रिस्पॉन्स सर। करते ही रहते हैं। यस सर। दिक्कत ये होती है सर, फोन पे ऐसा दिक्कत अगर होता है आज चैट में, सर क्योंकि चैट स्क्रीन फॉलो खुलाता है नहीं तो किए चैट हैं, दिखता नहीं है। जो सर अब वो आज आए थे ना, सर एक भी प्रॉब्लम चैट एक फॉलो थी। नहीं कर रहे हैं वो। हाँ बताइए, सर रोहित कुछ आज कर। सर चैट फॉलो नहीं किए हैं, चैट में जो क्वेश्चन किया गया है ना सर, आप फॉलो हम्म। किए हैं मगर वो सर फॉलो नहीं किए हैं चैट का क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं सर, सर समझा देंगे। अरे आज तो अभी कुछ ऐसा डिस्कस ही नहीं हुआ है आपके लिए, आई थिंक नया कुछ डिस्कस हुआ है। जावा फीचर्स को छोड़कर बाकी चीजें तो वही हैं जो आपने सी में किया, ऑपरेटर्स वगैरह, ठीक यस। है। अगर उसमें अभी कुछ डाउट है तो हम इसीलिए ये सेशन रखें, मतलब आपका जो बेसिक है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शंस या पॉइंटर, इस सर तरीके के लॉ, बेसिक क्लियर कर दीजिए सर हम लोग का सिर्फ, बेस है ना। बेसिक क्लियर हो जाता है ना बेसिक तो पर ही, प्रोग्राम पकड़ने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ ठीक है, बेसिक पे ही हम वर्क करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हाँ स्टार्टिंग से। सर, सिर्फ एकदम जीरो लेवल से और सी बेसिक पढ़ा। सी के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज। सर हेलो। जी सर जी। हाँ बताइए। सर जो सर रेफरेंस ले रहे थे वो हमेशा C++ से ले रहे थे, और C++ कहाँ पढ़े सर हम लोग। सर कुछ नहीं बोल दिया सर, सी हम लोग पढ़े हुए हैं, सी एक्सपर्ट हैं तो अरे वैसा वो ही लोग मान के जो कॉलेज कॉलेज में जो पढ़े हुए हैं ना, वो उसके आधार पे बोलते हैं।
सब तो देखिए बिहार में जावा सब जावा कोई भी कराएगा तो वो थोड़ा सा रेफरेंस कंपैरिजन के लिए सी प्लस प्लस का लेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक जो सिंटैक्स है क्लास वगैरह का वो हम यहाँ पर देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर सी का बेसिक पहले पढ़ा देना सर। अरे सारी चीजें वही है, सी प्लस प्लस में क्लास ही तो आ जाएगा भाई, बाकी तो वही रहेगा। सर ठीक है आप सर, स्टार्ट कीजिए सर एकदम 0 लेवल से सर, समझिए हम लोग कुछ नहीं जानते। चलिए ठीक है, ठीक है। गुलशन आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। नहीं सर, मैं ये राहुल को बोला था कि सर को करने दो, सर समझ रहे हैं कि किसका प्रॉब्लम। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर हम अपने सिस्टम पर सर कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो सर नॉट रिस्पॉन्ड बताता है सर। इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन सर i3 प्रोसेसर है और 4 GB रैम है सर। तो आप देखिए आपका रैम कितना, जब आप कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं। यस सर, जैसे कि जूम भी। तो आपका रैम कितना, जूम भी साथ में चलता है क्या? यस सर, जूम भी चलता हाँ है। तो दिक्कत यही है, जूम जब आप चलाएंगे ना तो ये काफी ज्यादा आपका रैम यूटिलाइज कर लेता है। तो उसकी वजह से सिस्टम अगर 4 GB है तो वो काफी स्लो पर मतलब रिस्पॉन्स करे। सर SSD अगर लगवा ले अलग से तो प्रॉब्लम दूर हो नहीं, जाता है। 4 GB रैम अगर है तो उस पर आपका सपोर्ट होगा 4 GB, और आप उसको 8 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। रैम एक्सटेंड कर लेंगे तो फिर आपका वर्क हो जाएगा। सर आगे और भी एप्लीकेशन सब डाउनलोड। एक मिनट जरूरी है सर। हाँ बताइए रोहित, दीपक। बोले सर कि आगे और भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही सर, 4 GB नहीं चलेगा सर। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे आपकी चीजें और इंस्टॉल होती जाएंगी तो परफॉर्मेंस आपका जाहिर सी बात है वो और थोड़ा स्लो होता जाएगा। जैसे अभी आपने इक्लिप्स इंस्टॉल किया, फिर आगे .NET करेंगे तो वहां पर आपका विजुअल स्टूडियो आ जाएगा, ठीक है। विजुअल स्टूडियो अगर आज की डेट में देखेंगे उसका जो रिकमेंडेशन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी मशीन पर 8 GB रैम होना चाहिए, ठीक है। तो 4 GB पे फिर वो चलेगा ही नहीं, मतलब चलेगा बट वही है कि आप एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे फिर वो 5 मिनट में आपको रिस्पॉन्स करेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ओके सर, एक्सटेंड करवा लेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, जब क्लास हो रही तो उस टाइम पर आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट रहें, ठीक है, और सिस्टम पे अपना वर्क करें, ऐसा कुछ। यस सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग कुछ। यस सर जैसे स्टार्ट कीजिए। तबीयत थोड़ा मेरा ठीक नहीं है, ठीक है, खांसी वासी आएगी हो सकता है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताइए। कह रहे हैं कि सर वीडियो अपलोड कब तक हो जाता है सर, मतलब हम शाम तक रात तक देखते रह जाते हैं, कभी कभी नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। किए हुए सर, बुक मार्क भी किए हुए हैं सर। तो जैसे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाता होगा। हाँ सर। आप देखिए मॉर्निंग सेशन का जो वीडियो है वो अपलोडेड है, अभी वाला तो नहीं हुआ है, मॉर्निंग वाला कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है। तो मॉर्निंग सेशन का जो वीडियो है वो अपलोडेड है, मींस जैसे क्लास होती है अगर टाइम रहता है अपलोड होने, मतलब जैसे वो कन्वर्ट होता है ना हम उसको अपलोड कर देते हैं। कन्वर्जन में थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, क्लाउड से उसको डाउनलोड करके फिर अपलोड करना होता है, ठीक है। तो रात तक तो हो ही जाता है वो, अगर आप शाम को भी चेक करेंगे तो डेली का डेली वो अपलोड हो जाता है। मैं यहाँ सेंटर से जब निकलता हूँ तो मोस्टली अपलोड करके ही निकलता हूँ, ठीक है। चंद्र प्रकाश। ठीक है सर। ठीक, तो चलिए आप लोग कुछ क्वेरीज के आंसर कीजिए पहले। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक पर्पस तो क्लियर है ना, व्हाई वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस सर। यस सर। क्या पर्पस है बताइए। सर टू चेंज कन्वर्ट करते हैं सर मशीन लैंग्वेज पे आपने ये लिखी हुई पर्पस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, मशीन कंपाइलर का। सर जहाँ तक पता है सर
0110 बाइनरी लैंग्वेज क्वेश्चन। सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पज आपके लिए क्या है? सर रियल वर्ल्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के लॉजिक के थ्रू सॉल्व करना। सर कंप्यूटर जो है ना सर, वो 0 और 1 को मतलब रीड करता है सर, तो जो भी प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं सर उसको वो कन्वर्ट करता है सर। यही है सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है सर, ह्यूमन और मशीन के बीच में। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करते हैं ना सर, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन राइट एनी स्टेटमेंट और एनी प्रोग्राम। Simply with the help of programming language, we can create or develop a software solution for a specific problem, and with the help of that software solution, you can interact with your computer system for performing the required task. यही है ना? Yes sir. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप पर्पस देखें तो उसका पर्पस क्या है? टू कंस्ट्रक्ट और डेवलप अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, और वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हम सिंपली अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डेवलप करते हैं। रिक्वायरमेंट्स आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, लाइक सर्टेन केसेस में आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सर्टेन केसेस में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप उस केस में बनाते हैं जब आपको अपनी मशीन हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ वर्क करना है, अकॉर्डिंगली आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप उस केस में बनाते हैं जब आपको जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर मींस एक टारगेट ऑडियंस है आपके लिए, और उस टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करना है। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो 3D गेमिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है या नहीं है? यस। तो बहुत सारे न्यू गेम एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पर डेवलपमेंट वर्क भी हो रहा है। या फिर आप मैक्सिमम चीजें अगर आप देखें तो वो ओवर वेब ऑटोमेट हो रहे हैं। जैसे एक समय था जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को प्रेफर करते थे, बट आज की डेट में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, किसी का अगर एक छोटा मोटा वर्क भी है तो वो चाहता है कि उसकी जो वर्किंग है या जो भी वो वर्क कर रहा है या जो भी उसका स्पेसिफिक टास्क है उसके अकॉर्डिंग चीजें ओवर इंटरनेट अवेलेबल रहे। तो ओवर इंटरनेट अगर वो अवेलेबल रहे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा एप्लीकेशन सॉल्यूशन चाहिए जिसके थ्रू हम चीजों को वहां पर शो कर सके, रख सकें, दिखा सकें। तो ये हमारे क्या है, नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। क्या चाहिए? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब से आपका कंप्यूटर सिस्टम डेवलप हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डेट टिल डेट, आपके मशीन से कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, बट आपकी मशीन का जो बिहेवियर है, नेचर है, जो बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर डेवलप हुआ था उस टाइम पर और आज की डेट में जो कंप्यूटर सिस्टम है, क्या सेम ही है? नो सर, बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। यस सर। तो अकॉर्डिंगली सुपर कंप्यूटर सर, हाँ, बहुत सारी चीजें आई हैं। अगर आप पूरा क्यूब से स्टार्ट हुआ था सर, कंप्यूटर जनरेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस डे बाय डे ईयरली हुए हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपकी मशीन्स के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट है, जिसके लिए हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके ये वर्क करते आ रहे हैं, उसमें भी डे बाय डे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ना। जैसे आप लोगों को जब सी का क्लास कराया गया होगा या कहीं पर भी आपने सी की क्लासेस की होंगी, तो वहां पर लैंग्वेजेस के लिए उसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन आपको बताया गया होगा, और उसमें दो बेसिक क्लासिफिकेशन आपको यही बताया गया होगा कि आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए जो आप इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं, उसको राइट करने के आपके पास दो अप्रोचेज है। और वो अप्रोचेज क्या है, एक आपकी लो लेवल इंस्ट्रक्शंस फॉर्म और एक हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस। आई थिंक इससे सभी लोग फैमिलियर हैं। सर लो इंस्ट्रक्शन में क्या आता है सर, हाई इंस्ट्रक्शन में क्या आता है सर? लो लेवल, लो लेवल, और आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, हाई। ठीक है, तो लो लेवल के अंदर आपको क्या बताएगा कि भाई हमारे पास सबसे पहले मशीन लैंग्वेज था, ठीक, और दूसरा ऑप्शन इसमें असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज
इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस या ये जो अप्रोच है इसे आप किस कैटेगरी में रखते हैं? लो लेवल। क्यों इसे हम लो लेवल कैटेगरी कहते हैं? रीजन पता है किसी को? Yes, sir. क्या रीजन है? Machine language is based on zeros and ones. That's why it is also called low level. It is, and assembly language is based on words, but it is just like behavior is just like machine language. That's why. क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आप compile वो नहीं इंस्ट्रक्शन फॉर्म राइट करते हैं जो एक्चुअली आपके मशीन को समझ आता है। ठीक, मींस ये इंस्ट्रक्शंस असेंबली फॉर्म है या फिर आपका मशीन लैंग्वेज जो एक्चुअल बाइनरी कोड आपका है वो डायरेक्ट हम रन कर सकते हैं कहां पर? अपने टारगेट मशीन में। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस फॉर्म को बाय डिफॉल्ट क्या कहा गया? लो लेवल इंस्ट्रक्शन। क्या कहा गया उनको? लो लेवल इंस्ट्रक्शन। तो ये दो अप्रोचेज इनिशियली आपके पास थे, बट इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। वो सारी चीजें आपको पता है। कोड रीडेबिलिटी बहुत वीक है, कोड को राइट करना काफी कॉम्प्लेक्स है, डिबग करना काफी कॉम्प्लेक्स है। और जो एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो क्या है कि ये दोनों अप्रोचेज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मशीन लैंग्वेज असेंबली फॉर्म, ये आपके मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मींस पोर्टेबिलिटी जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं। बट आज की डेट में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा जो कोड है, जो हम सोर्स कोड राइट करें, वो रीडेबल फॉर्म होना चाहिए। ठीक, इजिली उसको हम इन फ्यूचर मॉडिफाई कर सकें। उसमें मॉडिफिकेशन अगर हमें कुछ करना तो बहुत इजी होना चाहिए। या फिर अगर हम उसको एक मशीन से दूसरी मशीन पर ले जाकर एग्जीक्यूट कराना चाहें तो पोर्टेबिलिटी होना चाहिए। तो क्या ऐसे कुछ फीचर्स यहाँ पर थे? डीबगिंग उसकी इजी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ था यहाँ पर? नहीं सर, लो लैंग्वेज में नहीं। लो लेवल इंस्ट्रक्शंस के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स थी। बट इनके साथ एडवांटेज क्या था? ट्रांसलेशन कोई नहीं हो रहा था यहाँ पर। तो इसकी जो परफॉर्मेंस थी, इफिशियंसी की जब आप बात करते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो वहां पर हमारा एक मेजर रिक्वायरमेंट क्या? इफिशियंसी, कि हमें कितनी जल्दी आउटपुट मिलेगा। तो वो बिहेवियर अगर आप देखें तो वो लो लेवल ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो आपको आज की डेट में भी बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जब बात आती है फास्टर डेवलपमेंट की, एक बहुत बड़ा टास्क, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है और टाइम बहुत लिमिटेड है, तो क्या हम मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं वो? नहीं कर सकते। तो उसकी लिमिटेशन से, इस वजह से आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से फिर आपके पास ऑप्शंस क्या है? आपके पास ऑप्शंस आए हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस के, जहां पर आप मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस न राइट करके अब लैंग्वेज स्पेसिफिक आप अपना एक इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो सिंपली पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं या नहीं? लाइक अभी हम इन सम केसेस हिंदी यूज कर रहे हैं और कुछ केसेस में हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं, बट दोनों चीजें आप समझ रहे हैं। उसी तरीके से आप ही में से हो सकता है कोई पर्सन जो बिहार से है वो भोजपुरी बोले, बट कोई पर्सन जो महाराष्ट्र से है वो मराठी बोलेगा। तो आप दोनों के लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती है, बट हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट मराठी और भोजपुरी में दिक्कत हो सकती है कि नहीं? यस सर। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी सर? दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा, पोर्टेबल नहीं है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का अंडरस्टेबल नहीं है सर। लेकिन क्योंकि पूरा जो हिंदी नहीं बोल पर्सन पाते हैं। भोजपुरी बोल रहा है उसे मराठी नहीं आती, और जो मराठी बोल रहा है उसको भोजपुरी नहीं आती समझ। नहीं हो पाएगा। अब उन दो पर्सन्स को अगर कम्युनिकेट करना है तो पॉसिबल बाय डिफॉल्ट तो नहीं है, इसलिए तो कंपाइलर ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। बट वो दोनों पर्सन तो कंफर्टेबल है अपनी लैंग्वेज में। जैसे आपके लिए भोजपुरी में कम्युनिकेट करना आपके लिए किसी दिक्कत की बात तो नहीं है, या जो महाराष्ट्र का पर्सन है उसके लिए मराठी में कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसमें कंफर्टेबल हैं। इसी तरीके से अगर कोई गुजरात का पर्सन तो गुजराती प्रेफर कर सकता है, पंजाब का है तो पंजाबी प्रेफर कर सकता है। ठीक है? यस। बट फाइनली सपोज इन सारे पर्सन्स को कम्युनिकेट करना एक ऐसे पर्सन से जिनको केवल हिंदी आती है, तो पॉसिबल है? नहीं सर। तो कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल? बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर, कॉमन लैंग्वेज सर, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर।
तो हमें हिंदी को, गुजराती को, पंजाबी को या फिर भोजपुरी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आसानी से सामने वाला समझ जाए। ऑप्शन दिया हमने ना आपको, आप ऑप्शन क्या दिया? हिंदी में, हिंदी उस में, पर्सन को हिंदी आती है अच्छा, तो हिंदी में करना, तो आपको हिंदी, गुजराती, व्हाटएवर, उन सारे फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हिंदी में। हिंदी में करना पड़ेगा। तो आपकी हाई लेवल इंस्ट्रक्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जैसे यहाँ पर हो सकता है आप सी लैंग्वेज यूज करें, हो सकता है आप C++ यूज करें, हो सकता है आप PHP यूज करें, हो सकता है आप पाइथन यूज करें, या फिर अभी आपने जावा स्टार्ट किया। तो हमने कितने ऑप्शंस दे दिए आपको? 5 ऑप्शंस दे दिए। और अगर आप ये लिस्ट देखेंगे तो ये लिस्ट आपकी 1000 तक जा सकती है आज की डेट में। जी सर। जा सकती कि नहीं? बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेज है जिसका नेम ही हमें नहीं पता, क्योंकि उनका जो डोमेन है जहां पर उन्हें यूज करना है वो जनरल पर्पज के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। बट ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेज डेवलप्ड है। बट ये कुछ पॉपुलर नेम्स हमने यहाँ पर आपको पता है। तो अब इन पॉपुलर नेम्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्या इन सभी का जो सोर्स कोड राइटिंग का तरीका वो सेम होगा? डिफरेंट है सर, सबका डिफरेंट है। सी का अपना सिंटैक्स है, अपना उसका पूरा ग्रामर है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। C++ का अपना तरीका है, PHP अपने तरीके से वर्क करेगा, पाइथन में हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा, जावा में हम जावा सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, या फिर एक और पॉपुलर लैंग्वेज C# है आपकी जो .NET में आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 5-6 लैंग्वेज ऑप्शंस आपको दिए। अब इन 5-6 लैंग्वेज ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी है कि हम जावा में कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, कोई पाइथन में कंफर्टेबल उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, कोई C++ में कंफर्टेबल उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। बट इनके थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आप डेवलप करेंगे अल्टीमेटली उसे हमें रन कहाँ करना है? सोर्स कोड उसको रन कहाँ करना है? किसी कंप्यूटर सिस्टम पे ही रन करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। Whatever language you will use for developing your software solution, उससे डेवलप्ड वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आपको कहाँ पर रन करना है? किसी मशीन पर ही रन करना होगा। और उस मशीन पर आपको वो सॉफ्टवेयर रन कब होगा? जब आप वहां पर इस फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे। यस सर। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज, क्या चाहिए? तो मशीन लैंग्वेज में चेंज करना होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपाइलर और ट्रांसलेटर। उसके लिए हमें यहाँ पर एक वर्क करना पड़ेगा, और वर्क क्या होगा? यू हैव टू यूज ट्रांसलेटर, सम ट्रांसलेटर्स। और उन ट्रांसलेटर्स का टास्क क्या होगा कि आपके जो भी हाई लेवल इंस्ट्रक्शन सोर्स कोड हैं उसको ट्रांसलेट करें उस इक्विवेलेंट फॉर्म में जिसको आपकी मशीन एक्चुअली वहां पर क्या कर सकती है? प्रोसेस कर सकते हैं, रीड कर सके, समझ सके। यस। तो आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर है। यस। हाई लेवल लैंग्वेजेज जो भी आप यूज करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेजेज को यूज करने का एडवांटेज एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर आपके लिए ये है कि आपका जो सोर्स कोड राइटिंग का तरीका वो काफी इजी आपके लिए हो जाता है, कोड की रीडेबिलिटी काफी इनहेंस हो जाती है। ठीक है, उससे फ्यूचर में अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो वो काफी इजीली आप कर सकते हैं। उसको डिबग करना, आज की डेट में ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट्स आपको मिलते हैं जो आपके डिबगिंग ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए होती है। आप देखते होंगे अभी आप जी सर 20-30 लाइन का कोड लिखते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपकी 5 to 10 एरर्स आ जाती कि नहीं? जी सर आ जाती है। सपोज आप एक ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको अराउंड 1000 लाइन का कोड लिखना है और 1000 लाइन कंप्लीट करने के बाद ही आपको उसको टेस्ट करना है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? उसमें बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं। जी सर। मींस जब तक आप 1000 लाइन कंप्लीट नहीं करेंगे, विवेक जी म्यूट करके रखिए भाई विवेक, तो जब तक आप 1000 लाइन का इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट नहीं करेंगे, आप उसे सपोज कंपाइलेशन के लिए पास ही नहीं कर सकते, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? वो 1000 इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। अब उन 1000 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर
अगर आपकी सपोज 100 एरर्स भी हैं तो एक बहुत बड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा वो प्रॉब्लम। अब अगर हम उसको इजीली वहां पर डिबग नहीं कर पाएंगे, मीन्स हमें प्रॉपर एरर मैसेजेस नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर ऑप्शन, तो वो फिर आपके लिए रेक्टिफाई करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। तो आज की डेट में हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू जो भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप देखेंगे वहां पर इनका एक सबसे जो मेन टारगेट आप डेवलपर्स के लिए है वो यही है कि आपका जो कोड राइटिंग वर्क है उसको कितनी इजी वे में आप डिबग कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए जिसको आप यूज करते हैं। तो आई थिंक हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस या हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम लोग क्यों यूज करें, इसके प्रॉपर रीजन सब आप कई बता सकते हैं। अभी हम किसी स्पेसिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल एक डिस्कशन जो हमने किया उससे कुछ समझ आया। Why we prefer yes sir high level languages? yes sir समझ में आया सर। क्लियर है ये चीजें सभी को? यस सर। तो यहाँ पर अब आप अपनी चॉइस की कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कंसेप्चुअली जो भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको यही बताया जाता है कि भाई सबसे पहले आप क्या कीजिए, सी लैंग्वेज कीजिए, यही कहा जाता है ना। यस सर। तो इसका तो सी तो नहीं है सर, सी तो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। नहीं है सर। क्यों नहीं है, रीजन बताइए। क्योंकि ये जो है ओप्स कंसेप्ट सब नहीं देता है, और इसमें जो लैंग्वेज ओप्स कंसेप्ट नहीं सपोर्ट करता वो हाई लेवल नहीं हो सकता। मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है सर। मशीन इंडिपेंडेंट की बात, और ये कंपाइल करता है किसी कोड को सर, इंटरप्रेट नहीं है। अरे पूरा कोड को एक ही बार, पूरा कोड को एक ही बार मशीन इंडिपेंडेंट की हमने बात नहीं की थी, हमने बात की थी पोर्टेबिलिटी की। सी का कोड पोर्टेबल होता है कि नहीं? हाँ पोर्टेबल तो ये भी होता है सर। हाँ उसका जो कंपाइल्ड फॉर्म है वो पोर्टेबल नहीं। यस सर। ठीक है। यस सर। सी का सोर्स कोड जब आप कंपाइल कर देते हैं, कंपाइलेशन के बाद जो आपकी एप्लीकेशन फाइल जनरेट होती है जिसे आप एग्जीक्यूट करते हैं, दैट एग्जीक्यूटेबल इज मशीन डिपेंडेंट। मींस अगर आपने उसको विंडोज मशीन पर क्रिएट किया होगा तो वो रन कहाँ पर होगा? विंडोज पर। लिनक्स पर अगर आपने क्रिएट किया होगा तो वो रन कहाँ होगा? लिनक्स पर। तो आपका जो कंपाइल्ड फॉर्म जनरेट होगा वो आपका मशीन डिपेंडेंट है। बट सी का सोर्स कोड अगर आपसे कोई पूछे कि पोर्टेबल है या नहीं है तो आपका आंसर क्या है? जैसे अभी आपने कोई असाइनमेंट लिनक्स वर्चुअल बॉक्स पे सी का बनाया होगा सपोज, ठीक, क्या उस सी प्रोग्राम को लाकर हम विंडोज पे नहीं कंपाइल और रन कर सकते? कर सकते हैं। तो सोर्स कोड हमारा क्या है? पोर्टेबल है, बट वो कंपाइल्ड फॉर्म आपका पोर्टेबल नहीं। ये क्लियर हुआ? यस सर। बट वहीं पर आप देखेंगे जावा के साथ जब आप आगे वर्क करेंगे तो जावा के केस में आज आपको एक पॉइंट पता चला होगा कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन इन्होंने क्या दिया कि जो सोर्स कोड आप जनरेट करेंगे, सॉरी राइट करेंगे, उसको जब आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के बाद यहाँ पर डायरेक्ट मशीन कोड नहीं बनेगा, उसके लिए एक इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट होगा। और वो इंटरमीडिएट फॉर्म यहाँ पर क्या है? बाइट कोड। क्या है? बाइट कोड। वो बाइट कोड हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट पर ले जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए बस कंपलसरी कंडीशन क्या है कि उस मशीन पर आपका जेवीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेवीएम। तो जो जेवीएम एनवायरनमेंट है वो लिनक्स के लिए डिफरेंट है। जेवीएम क्या था समझ में नहीं आया सही। जेवीएम सिंपली आपका एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावा कोड को रन करेगा, ठीक है। तो वो विंडोज के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है। जैसे वहां पर ऑप्शन अगर आपने देखा होगा तो लिनक्स के लिए भी आपका जेवीएम था और विंडोज के लिए भी क्या था? जेवीएम था। दोनों को बाइट कोड पास हो रहा था। तो जेवीएम इंटरनली वहां पर आपका जावा रन टाइम जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक। विद इन दैट एनवायरनमेंट आपका वो बाइट कोड क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो जावा सोर्स कोड है
वो सोर्स कोड भी एक तरीके से क्या है, पोर्टेबल है, प्लस जो कंपाइल्ड फॉर्म है वो कंपाइल्ड फॉर्म भी क्या है, पोर्टेबल है। तो एक मशीन से दूसरी मशीन पर ले जाकर आप उसको रन कर सकते। बट सी और सी प्लस प्लस के केस में अगर आप देखेंगे तो सोर्स कोड फाइल तो हमारी पोर्टेबल है, और उसका कंपाइल्ड फॉर्म पोर्टेबल नहीं। पोर्टेबल नहीं होने के पीछे रीजन क्या है, कंपाइल्ड फॉर्म के। सी या सी प्लस प्लस का सोर्स कोड कंपाइलेशन के बाद पोर्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आप लोग क्या करते हैं, सी या सी प्लस प्लस का जब सोर्स कोड राइट करते हैं, ठीक, तो सी या सी प्लस प्लस सोर्स कोड राइटिंग के बाद आप क्या करते हैं, बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। तो हम इसे किसे पास करेंगे, सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर को। कंपाइलर, यही करते हैं। यस सर। यस सर। अब ये कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर इसको कंपाइल करता है, मींस इसमें ये एरर चेक करता है जो कोड में सिंटैक्स चेक और करेगा सर। सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर को वो चेक सब करता है। आपका सोर्स कोड एरर फ्री है, देन व्हाट इट विल डू। सर जिस सिस्टम पे है उसके हिसाब से सर फाइल क्रिएट, जैसे विंडोज पे है तो EXE क्रिएट कर देगा। सिंपली जिस ऑपरेटिंग एक तरह से सिस्टम बाइंडिंग कर एनवायरनमेंट पर देता है। आप हैं उस टारगेट एनवायरनमेंट के सोर्स कोड अकॉर्डिंग को वो क्या बाइट कोड में करेगा, कन्वर्ट कर देता है। एग्जीक्यूटेबल बना देगा। क्या बना देगा, इसके बाद जनरेट्स एग्जीक्यूटेबल। अब ये एग्जीक्यूटेबल हमारा दो फॉर्म में हो सकता है। अगर आप लिनक्स एनवायरनमेंट यूज करेंगे तो आप देखे होंगे वहां पर फाइल हमारी कैसी बनती है, डॉट आउट फाइल बन जाती है, ठीक है। और विंडोज में बनता है ठीक है, नेम उसका कुछ भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट नेम ए बनता है आपका, अगर आपको याद हो। और अगर आप यही वर्क विंडोज में करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या बन जाती है आपकी .exe, ठीक है। सी होगा डॉट। तो ये जो डॉट आउट फाइल या .exe फाइल जनरेट होती है यहाँ पर, इसके अंदर आपका वो सारा इंस्ट्रक्शन फॉर्म आ जाता है जो आपके सोर्स कोड को रन करने के लिए वहां पर रिक्वायर्ड है। मींस फर्दर कोई ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं होता, बस जब आप उस एप्लीकेशन को, जो फाइल आपने जनरेट किया है, उसको कॉल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस आपकी लोड होती हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग से आपको आउटपुट मिल जाता है। तो अब अगर आपने ये फाइल सपोज विंडोज एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट किया है तो क्या उसके अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शन लिनक्स के लिए होंगे? जो फाइनल मशीन कोड हमें चाहिए लिनक्स और विंडोज एनवायरनमेंट पर, क्या वो चीजें सेम होंगी? नहीं सर। नहीं सर, ये सिर्फ जावा में है। सिंपली क्योंकि दोनों का जो आर्किटेक्चर है दोनों मशीन्स के लिए वो क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। लिनक्स डिफरेंट एनवायरनमेंट आपको दे रहा है और विंडोज डिफरेंट एनवायरनमेंट दे रहा है। तो ये जो जनरेटेड आउटपुट exe फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसे हम मशीन स्पेसिफिक ही क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बात समझ आई? यस सर। ये पॉइंट समझ आया सभी को या कंफ्यूजन है यहाँ पर? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। रिस्पॉन्ड कीजिए सभी, रिस्पॉन्ड कीजिए, आइदर चैट या फिर आप बोल सकते हैं। अब तो कम लोग हैं ना, तो अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, तुरंत आप म्यूट कर लीजिए। फिर रिस्पॉन्स सबका आएगा तभी हमें भी समझ आएगा कि आप चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। अब यही पर्टिकुलर वर्क जब आप कहाँ करेंगे, जावा के केस में, जैसे आगे आप देखेंगे ये वर्क आप करेंगे तो यहाँ पर आपका यही पर्टिकुलर वर्क थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और चेंज क्या होगा, इसमें बीच में व्हाइट कोड आ जाएगा सर। सिंपली देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे आप। अब यहाँ पर हमारा ये जो सोर्स कोड है वो यहाँ पर C++ था आपका, ये हमारा जावा सोर्स कोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम पास किसे करेंगे, जावा कंपाइलर को। तो जावा कंपाइलर यहाँ पर सिंपली आपका क्या जनरेट करेगा, एक इंटरमीडिएट कोड, दैट इज योर बाइट कोड। क्या जनरेट करेगा, बाइट कोड। तो ये जो बाइट कोड है ये अभी फिलहाल आपका एग्जीक्यूटेबल फॉर्म नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है जिसे आप विद द हेल्प ऑफ JVM डिफरेंट
ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट पर ले जाकर रन कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने इसको विंडोज मशीन पर क्रिएट किया है तो हम यही बाइट कोड ले जाकर लिनक्स मशीन पर क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बट सर लेकिन सर कंपाइलर तो दोनों कंपाइलर, अरे वो भी कंपाइलर ने भाई देखिए इसको ऐसे कुछ समझिए, जैसे सपोज हम एक 3 लेवल यहाँ पर एक आपको लैंग्वेज का कम्युनिकेशन ऑप्शन देते हैं। सपोज आपको केवल आती है हिंदी, ठीक है? यस सर। आपको क्या आती है? हिंदी। एक और पर्सन को गुजराती आती है, एक और पर्सन है उसे पंजाबी आती है, ठीक है? यस सर। तो 3 ऑप्शंस दिए, आपको हिंदी आती है, एक पर्सन को गुजराती आती है और एक पर्सन को पंजाबी आती है। अब एक चौथा पर्सन है जिसे केवल इंग्लिश आती है और इन तीनों को उससे कम्युनिकेट करना है। यस सर। तो तीनों का एक ट्रांसलेटर मीडियम वहां पर होना चाहिए ना, हिंदी टू इंग्लिश, गुजराती टू इंग्लिश और पंजाबी टू इंग्लिश। इसको आप कुछ ऐसे समझिए, मीन्स जो सोर्स कोड हमारा है आप उस सोर्स के कोड के अकॉर्डिंग एक लैंग्वेज कंपाइलर यूज कर रहे हैं। बट अब ये लैंग्वेज कंपाइलर क्या कर रहा है, C++ के केस में डायरेक्ट क्या जनरेट कर रहा था, मशीन कोड, जो कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्म था आपका जिससे आप रन कर सकते थे। बट अभी यहाँ पर हमने जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया, एक पर्सन था जिसको केवल क्या आती थी, इंग्लिश। अब उस पर्सन को फर्दर एक ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट करना है जिसे केवल और केवल सपोज फ्रेंच आती है। क्या आती है? फ्रेंच भाषा आती है। तो हमें इंग्लिश से फिर उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रेंच में बदलना होगा। और फाइनल कम्युनिकेशन सपोज हमारा उस फ्रेंच पर्सन से होना है। तो पहले हमने क्या किया, हिंदी या फिर पंजाबी या फिर गुजराती ऐसे लैंग्वेज फॉर्म को कन्वर्ट किया किस में, इंग्लिश में। यस सर। और वो इंग्लिश पर्सन अब कम्युनिकेट कर रहा है किससे, फ्रेंच से, फ्रेंच पर्सन से। ऐसा कुछ केस आप समझिए। तो ये जो फॉर्म यहाँ पर इंग्लिश है आपका, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ कि नहीं, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। फ्रेंच वाले को तो अभी भी वो समझ नहीं आएगी, जी, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। अब उसे फ्रेंच में हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वहां पर आपका एक्चुअल कम्युनिकेशन पॉसिबल है सर। हाँ, C++ का जो कंपाइलर है वो जितना स्टेप फॉलो करता होगा उससे तो कम स्टेप फॉलो करता होगा जावा कंपाइलर। उससे कम फॉलो करता होगा या उससे ज्यादा फॉलो करता होगा, ये तो जब उस कंपाइलर का लॉजिक आपको मिलेगा तभी आप बता सकते हो। यस सर, अभी तो तय नहीं कर जैसे इंटरनली कैसे वर्क करता है। अरे भाई अब ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म जनरेट कर रहा है तो मे बी इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। इसका अगर आप मेटा डेटा देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। उन रेफरेंसेस को आगे JVM कैसे यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग भी इंस्ट्रक्शन जनरेट होते हैं। यहाँ तो टास्क सिंपल था कि भाई जो आपने सोर्स कोड लिखा उसको क्या करना है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना है। बट यहाँ तो हमें मशीन कोड से डिफरेंट एक इन्वायरमेंट अभी यूज करना आगे, तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक इंटरमीडिएट फॉर्म क्रिएट करके देना है। तो सर बाइट कोड से अब मशीन कोड में कन्वर्ट होगा ना सर? हाँ, तो अब ये बाइट कोड हमारा आगे कैसे आपके टारगेट मशीन पर रन होगा, उसके लिए यहाँ पर एक इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट आया आपका JVM। क्या आया, JVM। इस JVM को आप पास करेंगे अपना बाइट कोड, और JVM इंटरनली यहाँ पर यूज करता है एक इंटरप्रेटर जिसे हम कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या कहेंगे, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर यहाँ पर आपको जनरेट करके क्या देता है, मशीन कोड। क्या देगा वो, मशीन कोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा वर्क हो गया। सरवन, यस सर। अरे भी म्यूट कर लो। पूछना चाह रहा था थोड़ा सा लेकिन बाद में पूछूंगा। तो पीछे से आवाज आ रही, वही दिक्कत थी थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये इन्वायरमेंट है जावा के केस में। इन्वायरमेंट क्या है, जावा सोर्स कोड जो आपने राइट किया उसको जावा कंपाइलर ने ट्रांसलेट करके आपको एक इंटरमीडिएट फॉर्म दिया, ना कि एक्चुअल मशीन कोड दिया। वो इंटरमीडिएट फॉर्म हम किसे पास करते हैं, JVM को। JVM इंटरनली वहां पर क्या करता है, एक
कंपाइलर यूज करता है, जैसे जस्ट इन टाइम कंपाइलर आप कहते हैं, और वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, आपके इस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तो सर अलग 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 जैसे विंडोज के लिए, लाइनक्स हाँ, के अब लिए यहाँ JVM पर से ही जैसे अलग मान अलग। लीजिए आपने ये जो बाइट कोड सर बनाया, सर ये जो बाइट कोड बनाया, अगर आपको ये बाइट कोड रन करना कहाँ पर, एक लिनक्स इन्वायरमेंट पर, कहाँ रन करना जी है, सर, लिनक्स। लिनक्स। तो ये जेवीएम हमारा किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लिनक्स के अकॉर्डिंग। और जी अगर सर। आपको इसी को रन करना है कहाँ पर, विंडोज के अकॉर्डिंग, कहाँ पर रन करना यस है, सर, विंडोज के अकॉर्डिंग। विंडोज के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो जेवीएम मशीन पर होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, विंडोज के अकॉर्डिंग। ये विंडोज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस जेवीएम इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पर आपको क्या मिला, एक तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंट, यस सर। सर हाँ। जावा कंपाइलर सर जैसे एक बार में ही पूरा कोड को एक बार रन करता होगा, इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन करता है, तो जावा अगर आपके कंपाइलर पास ये देखिए ये बाइट कोड आ गया, तो बाइट कोड आप मान के चलिए 99.99% केसेस में क्या होगा, एरर फ्री होगा, अनटिल एंड अनलेस कोई उस बाइट कोड जो क्लास फाइल आपकी जनरेट होती है उसको ओपन करके उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ चेंज ना करे। अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन कर भी दिया तो आपका जेवीएम उसको रन नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं वहां पर एक स्टेप क्या है, आपका बाइट कोड सबसे पहले वेरीफाई होता है। तो अगर आपने उसके कंपाइल्ड सोर्स कोड में जो बाइट कोड एक्चुअली जनरेट हुआ है कुछ भी चेंज किया होगा तो उसको आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। सर मैं उससे पहले वाले कंपाइलर के बारे में पूछा था, जावा कंपाइलर हाँ। जहाँ पे सर सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, तो एट ए टाइम पूरा एक बार में स्कैन करके कन्वर्ट करता है, फिर लाइन बाय बिल्कुल। यहाँ पर अरे कंपाइलर का जो रोल है वो क्या करता है, सेम आपके सोर्स कोड को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक करेगा, ठीक। अगर कहीं पर एरर मिलती है उसको कलेक्ट करता जाएगा और लास्ट में क्या करेगा, वो पॉपुलेट कर देगा। यही होता है ना। यस। और अगर आपका सोर्स कोड एरर फ्री है तो उस केस में वो ट्रांसलेट करके उसका बाइट कोड जनरेट कर देगा। तो अगर आपका सोर्स कोड एरर फ्री है तो उसको कंपाइल करके वो क्या करेगा, बाइट कोड आपको दे देगा। और अगर सोर्स कोड एरर फ्री नहीं है तो फिर वो एरर्स आपको देगा वहां पर। इस तरीके से वर्क करेगा। तो बाइट कोड जो आपको जनरेट होकर मिल जाता है वो एक तरीके से क्या एरर फ्री है, तो जेवीएम उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा विद द हेल्प ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और उससे आपको मशीन कोड मिलेगा और वही फिर प्रोसेस होकर आपको आउटपुट मिल जाएगा। सर तो मुझे ये दोनों का डिफरेंस कब पता चलेगा, जैसे जावा कंपाइलर में ही एरर दे दिया या फिर जेआईटी कंपाइलर मुझे वर्चुअल मशीन से गुजरा यहाँ उस पर समय तो एरर का चांस बहुत रेयर है, यहाँ तो एरर आएगा ही, ठीक है। अच्छा। क्योंकि अगर आपका कोड कंपाइल हो गया मींस ये जो फर्स्ट स्टेप है ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या है, आपके पास अब ऐसा एक इंटरमीडिएट फॉर्म आ चुका है जिसे आप विद द हेल्प ऑफ जेवीएम रन कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम एक्चुअली कहां पर आएगी, जब आप ये फर्स्ट फेज कर रहे होंगे, सोर्स कोड जो आपने राइट किया होगा अगर उसमें कोई एरर है तो वो कंपाइलर आपको प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है। यस। तो ये पॉइंट समझ आया सभी को? यस सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस जब आप यूज करेंगे तो ये दोनों इन्वायरमेंट्स आपके लिए हो सकते हैं। मींस कुछ लैंग्वेजेज में आपके पास ऐसा सोर्स कोड होगा जिसे ट्रांसलेट जब आप करेंगे तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, मशीन कोड, तो उसे हम डायरेक्ट रन कर सकते हैं। एग्जाम्पल C++, या फिर आपकी कोई ऐसी लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर फॉर्म है, लाइक आप PHP या पाइथन। PHP या पाइथन के केस में क्या होगा, PHP और पाइथन भी हमारे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेज फॉर्म है बट इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो इंटरप्रेटर आपको पता है डायरेक्ट हमें क्या देता है, मशीन कोड ही देता है। क्या देता है, मशीन कोड। बट कोई एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज जहां पर डायरेक्ट आपको क्या नहीं मिल रहा, मशीन कोड, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट फॉर्म।
जैसे यहाँ पर जावा के केस में हमें क्या मिल रहा है, बाइट कोड। डॉटनेट आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे आपको एक इंटरमीडिएट फॉर्म मिलता है जिसे हम कहते हैं MSIL। क्या कहेंगे हम उसको, MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज उसका नाम ही है। माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है C#, तो अकॉर्डिंगली इसको उन्होंने एक नेम क्या दे दिया, MSIL। तो वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। फिर उसे हम डॉटनेट इन्वायरमेंट को पास करते हैं और वहां से फिर हमें मशीन कोड मिलता है और उसको हम एग्जीक्यूट करके अपना रिस्पेक्टिव आउटपुट रिट्रीव करते हैं। सर डॉटनेट में भी सेम ऐसा ही वर्क होता है? हाँ बिल्कुल, ये इन्वायरमेंट रहेगा आपका। थोड़ा सा यहाँ पर टर्मिनोलॉजी चेंज होगी, तो जावा का ही सिमिलर इन्वायरमेंट वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सर PHP के केस में तो सर्वर पर काम होता है ना सर? अरे सर्वर बात हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड कैसे वर्क करेगा आपके लिए। आप सर्वर पे कर रहे हैं, क्लाइंट पे कर रहे हैं, कैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं वो डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, लैंग्वेज सोर्स कोड की। वो लैंग्वेज सोर्स कोड हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो C++ के केस में हमने क्या कहा कि भाई आपका सोर्स कोड आफ्टर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मींस कंपाइलेशन के बाद मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। बट हमने जावा के केस में क्या कहा, JVM में होगा सर, कि वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में आएगा और फिर उस इंटरमीडिएट फॉर्म को हम क्या करेंगे, फर्दर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इन्वायरमेंट्स हमें मिल सकते हैं। ये इन्वायरमेंट जहां पर भी होगा आपके पास, ऐसे सोर्स कोड आपके क्या होंगे, आफ्टर कंपाइलेशन मशीन स्पेसिफिक हो जाएंगे। बट ऐसा एक इन्वायरमेंट जहां पर हमें मिलेगा, पॉसिबिलिटी है वो क्या हो आपको, प्लेटफॉर्म न्यूट्रल। वो क्या होगा, प्लेटफॉर्म न्यूट्रल। प्लेटफॉर्म न्यूट्रल। प्लेटफॉर्म न्यूट्रल का मतलब आप उसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट या जिसे आप कह सकते हैं टारगेट प्लेटफॉर्म्स पर ले जाकर रन कर सकते हैं। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन या क्वेरी किसी की? नहीं सर। नो सर, चीजें क्लियर है? हाँ सर, बोल रहे थे कि लाइब्रेरी फाइल्स फिर कब इसमें इंटरमीडिएट करता है? क्या? क्योंकि लाइब्रेरी फाइल्स का भी तो इसमें कुछ वर्क होता होगा ना सर? बिल्कुल होता है। देखिए जैसे जावा का केस जब आप लेंगे तो जावा के केस में क्या होता है, अगर आपने कोई लाइब्रेरी यूज किया है, जैसे सी के केस में क्या होता है, सी के केस में आप देखेंगे इसका जो पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन प्रोसेस है वो क्या होता है। किसी को सी का कंपाइलेशन प्रोसेस पता है? ये तो हमने मेजर स्टेप्स यहाँ लिखे हैं, बट एक्चुअल स्टेप्स क्या होते हैं? सर सी लैंग्वेज पहले प्री प्रोसेसर में जाता है ना? प्री प्रोसेस होता है, उससे आपका एक्सपेंडेड कोड बनता है, फिर वो ट्रांसलेट होता है, उससे आपका असेंबली फॉर्म आता है, फिर उसका बाइनरी फॉर्म, और उस बाइनरी फॉर्म से फिर एक्चुअली आपकी जितनी लाइब्रेरी आपने इंक्लूड की है अकॉर्डिंगली वो मर्ज होकर आपका फाइनल मशीन कोड बनता है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो सर जो आपका सोर्स कोड फाइल है उसके कंपेयर में जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है उसकी साइज ज्यादा होती है कि नहीं? यस सर। अगर आप कभी उसका साइज चेक करेंगे तो जो आपका सोर्स कोड है उससे कहीं ज्यादा साइज किसकी होती है, आपकी एग्जीक्यूटेबल फॉर्म की। तो उसकी साइज उससे ज्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें उस सोर्स कोड के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे ऐड हो जाते हैं जिसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रिक्वायरमेंट होती है, और अकॉर्डिंगली आपका कंपाइलर कोड कंपाइलेशन टाइम पर ही वो वर्क कर देता है। बट वहीं पर जब आप ऐसा एक इन्वायरमेंट देखेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। तो बाइट कोड के अंदर या ऐसा कोई इंटरमीडिएट फॉर्म जो आपको मिलेगा आगे लाइक डॉटनेट में, वहां पर आपकी लाइब्रेरीज का केवल रेफरेंस ऐड होता है। क्या ऐड होगा? लाइब्रेरी का मींस, हाँ बिल्कुल, आपने कौन कौन सी लाइब्रेरी ऐड की है उसका रेफरेंस ऐड हो जाएगा, और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिर वहां पर जब आप उसको अपनी जेवीएम की हेल्प से रन करेंगे तो वो लाइब्रेरी फॉर्म जो भी रेफरेंस ऐड हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो मशीन कोड फॉर्म में ट्रांसलेट होगा। तो अननेसेसरी यहाँ पर अगर आप देखें जो रिसोर्स वेस्टेज था C++ के केस में वो नहीं होगा। तो बेटर मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया। तो लाइब्रेरीज आपकी यहाँ पर यूज होंगे, बट उन लाइब्रेरीज को जो आप यूज कर रहे हैं
उनका रोल केवल और केवल कहां तक है, कोड कंपाइलेशन प्लस उसका एक रेफरेंस वहां पर जनरेट हो जाए। उसके बाद फिर उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन कब होगा, जब आपका ये सेकंड फेज ऑफ कंपाइलेशन या एग्जीक्यूशन जिसे आप कहते हैं। क्लियर राहुल? जी सर। और कोई क्वेरी यहाँ पर? इसीलिए मतलब ये ज्यादा सिक्योर होता है ना सर? क्या जैसे सर बताया था ना कि बाइट कोड जो होता है ये कम सिक्योर होता है, और जावा में होता है जो कुछ इस तरह का बताए थे ना कि पॉइंटर और बाइट कोड जो होता है वो सिक्योरिटी पर्पस पर पॉइंटर तो अलग चीज हो। देखिए पॉइंटर की वो सिक्योर बेस क्यों नहीं माना गया, क्योंकि पॉइंटर से हमें डायरेक्ट किसका एक्सेस मिल जाता है, मेमोरी एड्रेसेस का। जैसे आपको अगर सपोज आपको एक एरे का बेस एड्रेस पता चल गया, तो आप उस एरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्योंकि एरे का जो नेम है वो हमारे लिए क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, और उसकी हेल्प से फिर हम वहां पर डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर एक स्केलिंग वैल्यू आपने देखा होगा, +5 -5 अगर हम करें, +10 कर दें, तो उतने मेमोरी ब्लॉक आगे पीछे हम जा सकते हैं ना। यस सर। यस। तो पॉइंटर्स इस बिहेवियर की वजह से कई सारे केसेस में आपके लिए क्या करता है, कई सारे सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट कर सकता है। बाकी वहां पर एक और केस है, आप देखिए C++ में क्या है कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोई वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं किया, तो भी आप यूज कर लेते हैं कि नहीं? यस। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वहां पर वो क्या करता है, किसी मेमोरी एड्रेस के अकॉर्डिंग C++ में हम हाँ बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि C++ में हम लोग का लाइब्रेरी का यूज कम पड़ता है, लेकिन वही हम लोग थ्रेड में जब देखें तो लाइब्रेरी अरे का बहुत नहीं, ज्यादा क्योंकि C++ में आप उस लेवल का वर्क नहीं करते हैं। C++ आपने केवल उसी लेवल तक यूज किया जहां पर आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है, बस इतना ही किया है ना। आप वहीं पर अभी सपोज एम्बेडेड सी यूज करिए, क्या यूज कीजिए, एम्बेडेड सी। एम्बेडेड के लिए आप सी को यूज कीजिए, तो आपको हर एक टास्क के लिए उसकी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एम्बेडेड में तो आपकी लॉजिक नहीं चलेगी, आपकी लॉजिक तो नहीं चलेगी। उसके लिए एम्बेडेड के जो सी फंक्शंस दिए गए हैं उनको यूज करना पड़ेगा। बात समझ रहे? या फिर आप ग्राफिक्स का वर्क कीजिए सी के थ्रू, तो आपको ग्राफिक्स की लाइब्रेरी फिर यूज करनी पड़ेगी कि नहीं? बट अभी जो वर्क आपने किया उस वर्क के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वहां पर हमारा टास्क केवल और केवल क्या था कि भाई हम कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे, हम फंक्शंस कैसे बनाएंगे, या फिर हम स्ट्रिंग हैंडलिंग कैसे करेंगे, बस यहीं तक तो आप लिमिटेड है ना अभी। तो ऐसे वर्क करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लाइब्रेरी क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें क्या चाहिए, प्रिंटफ, स्कैनफ, बस इतनी ही तो रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे ही आप वहीं पर कहाँ गए, प्रोसेस में गए, थ्रेड में गए, तो आपको क्या करना पड़ा, उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी यूज करनी पड़ी कि नहीं? वहां आप देखिए कितने हेडर फाइल्स आप लोगों ने इंक्लूड किए। आपने जब सी पढ़ा था तो वहां तक आपने केवल stdio.h यूज किया होगा, यही किया था ना? बट जब आपने थ्रेड का वर्क किया था तो आई थिंक 6-7 आपने हेडर फाइल्स इंक्लूड किए थे। मिनिमम 5 था सर, 5-6। हाँ, तो क्यों उतनी ज्यादा यूज करनी पड़ी? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपने उसके लाइब्रेरी फंक्शंस कॉल किए थे। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप यहाँ पर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में वर्क करेंगे तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा, क्योंकि अगर लाइब्रेरी नहीं होंगी तो हम इफिशियंट वर्क कैसे कर पाएंगे भाई? अगर हमें हर टास्क के लिए अपना कोड ही लिखना पड़ेगा तो फिर उस लैंग्वेज को यूज करने का फायदा क्या है? जैसे आज की डेट में पाइथन को एक बेटर ऑप्शन क्यों मानते हैं सब लोग? आप लोगों ने सेल स्क्रिप्टिंग में एक हिंट आपको देते हैं, सेल स्क्रिप्टिंग में आप लोगों ने एक वर्क किया होगा स्लाइसिंग का, स्ट्रिंग पर या एरे पर किया था, याद है किसी को? यस सर। यस सर। स्लाइसिंग याद है? यस सर, रीनेम करने के टाइम सर। यस सर। स्लाइसिंग आपने किया होगा स्ट्रिंग से वैल्यूज को पिक करने के लिए। यस सर, पिक करने। यस सर। अगर वही वर्क आपको अपनी लॉजिक से करना पड़े, आपने स्लाइसिंग में क्या किया, कि एक्सप्रेशन लिखा, आपको रिजल्ट मिल गया, ऑल्टरनेट कैरेक्टर चाहिए या 3 कैरेक्टर छोड़कर चाहिए, रिवर्स में चाहिए, फॉरवर्ड चाहिए, सारा वर्क कर लिया था। यस जी सर, जी सर। और सपोज वही वर्क आपको कहा जाए भाई आप अपनी लॉजिक से लिखिए,
तो काफी कोड लिखना पड़ेगा ना आपको। हाँ सर। तो लाइब्रेरीज फॉर्म या ऐसे कुछ जो आपको सिंटैक्स या उसमें नोटेशंस, तो सर 1 डॉट डॉट जहाँ तक चाहिए। तो ऐसे जो नोटेशंस आपको एक्चुअली प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पर्पज केवल और केवल क्या है, आपको जो सोर्स कोड आप राइट करते हैं वहां पर अपने लॉजिक के लिए बहुत ज्यादा वर्क ना करना पड़े। आप प्री डिफाइंड चीजों को कॉल कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए। जैसे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया, फॉर एग्जाम्पल यूज किया था। यस जी सर। यस सर। रेगुलर एक्सप्रेशन आपने यूज किया होगा। हाँ, अगर हाँ, वही किया। टास्क आपको अपनी लॉजिक से करना पड़े, पॉसिबल है? हो सकता है आधे वर्क आप कर ही ना सके। नो सर, नहीं कर पाएंगे सर। आपको एक्सप्रेशन पता चल गया, आपने अप्लाई कर दिया, आपका वर्क हो गया। नहीं पता है तो एक्सप्रेशन आपने सर्च कर लिया, आपको मिल गया, उसको आपने अप्लाई कर लिया। ठीक है। तो आज की डेट में आपका जो मेन टारगेट है, वो टारगेट क्या है कि भाई हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटकम कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पूरा का पूरा सोर्स कोड खुद राइट करना पड़े, ऐसे किसी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट होना चाहिए? हमें क्या चाहिए, ऐसी लाइब्रेरी मिल जाए जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को फुलफिल कर दें। तो अकॉर्डिंगली आपकी इन लैंग्वेजेस को क्या किया गया, डे बाय डे इनहेंस किया गया, डेवलप किया गया। ठीक है। तो आई थिंक लो लेवल और हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस क्या है और इनको कैसे यूज करना, इसका बेसिक आइडिया आपको हुआ। यस सर। यस सर। सर मेरा एक और डाउट है सर। बताइए। डाउट ये है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी में जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाइट कोड में मुझे मिल गया और जेवीएम के थ्रू जो कहीं कोई भी किसी भी मशीन पे इसको रन करा दे रहे हैं। एग्जैक्टली, बस। लेकिन सर पाइथन भी तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, उसमें तो ऐसा कुछ का बाइट कोड जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, फिर भी उसको क्यों इंडिपेंडेंट बोलते हैं? पाइथन है ना, पाइथन इंडिपेंडेंट इस वजह से है क्योंकि वहां पर आप जो स्क्रिप्ट राइट करते हैं, ठीक है, पाइथन की जो स्क्रिप्ट राइट करेंगे वो सेम स्क्रिप्ट फाइल विंडोज मशीन पर भी रन हो जाएगी और लिनक्स पे भी रन हो जाएगी। दोनों मशीन के लिए आपका पाइथन इंटरप्रेटर होना चाहिए। तो वो इंटरप्रेटर लिनक्स और विंडोज के लिए अलग है। जैसे आज आप लोगों ने जेडीके इंस्टॉल किया, तो क्या जेडीके दोनों सेम है आपका? अगर आप लोगों ने लिंक देखा होगा तो सोलरिस के लिए जेडीके अलग है, ठीक, लिनक्स के लिए जेडीके अलग है, विंडोज के लिए जेडीके अलग है ना? यस सर। तो उसी तरीके से पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो विंडोज के लिए अलग है और लिनक्स के लिए क्या है, अलग है। बट दोनों इंटरप्रेटर्स के लिए पाइथन का सेम सिंटैक्स वहां पर क्या है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस वजह से दूसरे मशीन पे रन कराने के लिए हम सोर्स कोड लेकर के जाएंगे पाइथन के केस में, क्योंकि पाइथन के केस में वहां पर ट्रांसलेशन जो है वो इंटरप्रिटेशन है, वहां पर ये इंटरमीडिएट फॉर्म एक तरीके से नहीं जनरेट हो रहा है। आपने जो सोर्स कोड लिखा, पाइथन का इंटरप्रेटर उसे इंटरनली विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर डायरेक्ट क्या कर रहा है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो वो सोर्स फाइल हम विंडोज मशीन पर भी रन कर सकते हैं ले जाकर और लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं। तो इस वजह से आप सेम केस आपके पीएचपी के साथ है। सेम केस किसके साथ है, पीएचपी के साथ है। पीएचपी स्क्रिप्ट भी आपके विंडोज लिनक्स सारे मशीन्स पर रन हो जाती है, सेम फाइल। आया समझ? यस सर। यस सर। और कोई क्वेरी यहाँ? ना सर, अब आगे बढ़ा जाए सर इससे। चलिए, तो अब सपोज यहाँ पर हम किसी एक हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपना कुछ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जब भी आप कोई यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सर्टेन टर्मिनोलॉजीज पर वर्क करना होता है। किस पर वर्क करना होता है, टर्मिनोलॉजी। और जो दो सबसे मेन टर्मिनोलॉजी आपकी होती है वो है आपकी कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर। अगर ये दो चीजें आपको समझ आ गई तो आप किसी भी लैंग्वेज में वर्क कर पाएंगे। और इसी में बहुत सारे लोग अभी तक हम जो देख रहे हैं वो कंफ्यूज है। तो सी के अकॉर्डिंग आप वर्क करें, C++ के अकॉर्डिंग वर्क करें, जावा के अकॉर्डिंग वर्क करें। तो यहाँ पर दो सबसे मेन टर्मिनोलॉजी हमारे क्या है,
सी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सी टर्मिनोलॉजी में आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हो सकते हैं, बट जो सबसे बेसिक एक ऑप्शन है वो क्या है, कीवर्ड्स, और दूसरा ऑप्शन आपका है यहाँ पर आइडेंटिफायर। आप लोगों ने अभी तक जो भी वर्क किया उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्पॉन्स बताइए, क्या है कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंग, और कीवर्ड रिजर्व वर्ड है और आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड है। यूजर अपने अकॉर्डिंग यूज करता है जो वेरिएबल वगैरह जो भी डिक्लेयर करना है, लेकिन कीवर्ड जो कंपाइलर होता है वो अपने उसका वर्क डिफाइन कर दिया है कि ये सिंबल मुझे मिलेगा तो हम ये चीज समझ लेंगे। सिंपली तो उसको यूज नहीं कर सकते सर एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कीवर्ड को। नहीं अपना आइडेंटिफायर उसको नहीं। तो कीवर्ड्स को सिंपली अगर आपको डिफाइन करने के लिए कोई बोलता तो आप ये कह सकते हैं कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स फॉर द लैंग्वेज, जिसके अकॉर्डिंग आप उसे यूज कर रहे हैं, कह सकते हैं। यस सर। कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स हैविंग अ डेफिनेशन, मींस उसकी डेफिनेशन पहले से ही आपके ट्रांसलेटर में अब क्या आ सकता है, कंपाइलर भी आ सकता है और इंटरप्रेटर भी आ सकता है। तो उस लैंग्वेज का जो भी ट्रांसलेटर है उसके लिए पहले से ही आपके उस पर्टिकुलर नेम की डेफिनेशन उसे क्या है, पता है, नोन है। तो जहां पर भी आप ऐसे नेम्स को यूज करेंगे अकॉर्डिंगली आपका वो ट्रांसलेटर बिहेव करेगा। जैसे सी की ही अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो सी में हम लोग कहीं कहीं पर क्या करते हैं, इंट लिखते हैं, और कहीं पर आपने राइट किया स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्ट और इंट को आपका ट्रांसलेटर कैसे ट्रीट करता है, इंट को एज इंटीजर लेता है। जहां पर भी हम इंट यूज करते हैं इसका मतलब क्या है कि उसके आगे जो टोकन आपका है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग। और जहां पर आप स्ट्रक्ट राइट कर देते हैं इसका मतलब है स्ट्रक्चर टाइप, कि वो एक स्ट्रक्चर टाइप डेटा टाइप को टारगेट कर रहा है। यस। तो ये डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइंड फॉर्म में दी गई है ना आपके ट्रांसलेटर के लिए, कि अगर कोई प्रोग्रामर अपने सोर्स कोड के अंदर ऐसे प्री डिफाइंड नेम्स को यूज करे तो अकॉर्डिंगली आपका वो ट्रांसलेटर वहां पर बिहेव करे। अब बात आती है कि ऐसे नेम्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं यूज कर सकते फॉर आइडेंटिफायर नेम्स। तो इसका आंसर आई थिंक आप खुद ही बता सकते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा कि आप कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, रीजन क्या है, वो पहले से डिफाइंड है सर। पहले से डिफाइन, और कुछ उसका मीनिंग मेरे कंप्यूटर को पता है पहले से कि उसका कंप्यूटर कहाँ आ गया भाई, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता इसके बारे में। नहीं कंप्यूटर मतलब वो ट्रांसलेटर, ये जो वर्क है ये आपके लैंग्वेज तक ही लिमिटेड है। जी सॉरी इसके आगे उसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल केवल और केवल कहाँ पर है, आपके ट्रांसलेटर तक ही। जी ट्रांसलेटर के आगे इसका कोई रोल नहीं। ट्रांसलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके इन नेम्स के अकॉर्डिंग उसका एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म जनरेट करना, यही है ना। यस सर। तो इसके आगे तो आपके कंप्यूटर के लिए इसका कोई रोल ही नहीं है। जी सर। और कोई बताएं कुछ। अब जैसे सपोज यहाँ पर हम आइडेंटिफायर का एग्जांपल ही ले लेते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि भाई हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है फॉर स्टोरिंग अ इंटीजर वैल्यू, ठीक। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो वेरिएबल नेम हो वो इंट नेम का हो, और हम उसे क्रिएट भी कैसे करेंगे, इंट नेम से, यही करेंगे ना। यस सर। तो ये सपोज जो INT आपने लिखा फर्स्ट, ये हो गया आपका कीवर्ड फॉर इंट डेटा टाइप, और ये जो सेकंड इंट आपने यहां पर राइट किया ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू। और ऐसा एक स्टेटमेंट आपने यहां पर राइट कर दिया। तो क्या ये वैलिड होगा किसी तरीके से,
इनवैलिड है नो सर, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? इनवैलिड इसलिए है कि इंट जो है एक रिजर्व वर्ड है, इसका फंक्शन पहले से डिफाइन है ट्रांसलेटर के अंदर, और जैसे ही इंट ट्रांसलेटर देख रहा है वो कह रहा है कि एक वेरिएबल मुझे चाहिए जो इंटीजर टाइप का हो। सिंपली तो यहाँ पर आपने क्या किया, कंपाइलर को कंफ्यूज कर दिया ना। यस आपने एज अ प्रोग्रामर कंपाइलर को क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। तो वो डिसाइड कर पाएगा कि भाई क्या करें हम? नहीं डिसाइड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से आईएनटी के लिए एक डेफिनेशन पड़ी हुई है, तो वो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, या फिर आपकी सिंटैक्स अकॉर्डिंग जो आपने राइट किया। सिंटैक्टिकली तो ये वैलिड है, बट इस सिंटैक्स के साथ अलाउड क्या नहीं है कि आप किसी प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड को एट द प्लेस ऑफ आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। तो आप उसी रूल को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। आप एज अ प्रोग्रामर उस रूल को ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो आपका कंपाइलर अगर आप कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं तो उसको अलाउ करेगा या डिस अलाउ करेगा? डिसअलाउ करेगा। और वही वो करता है, वही करता है ना। जैसे अभी सिंपली सपोज आपसे कोई कहे कि भाई आप हिंदी में एक स्टोरी राइट कीजिए, तो आपकी वो हिंदी स्टोरी करेक्ट कब मानी जाएगी? जो हिंदी में लिखा हो सब। हिंदी व्याकरण के रूल्स को फॉलो करे। सिंपली जब आप हिंदी ग्रामर को क्या करेंगे, प्रॉपर फॉलो करेंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी वो स्टोरी बहुत अच्छी होते हुए भी क्या हो सकती है, सही मतलब वो अर्थ नहीं दे सकती। अर्थ का अनर्थ कहते हैं ना। यस सर। वही हो सकता है। मीन्स जहां पर हमें कॉमा लगाना हम वो यूज ना करें, उसकी जगह कहीं और यूज कर लें। कहीं पर हमको पूर्ण विराम लगाना हम उसको यूज ना करें, कहीं और यूज कर लें। मीन्स जो स्टेटमेंट फॉर्मेशन है उसको हम क्या करें, पूरा चेंज कर दें। या फिर उसमें जो हमें वर्ड्स यूज करने चाहिए थे उन वर्ड्स को हम अलग यूज कर लें थोड़ा, जो कि आपकी हिंदी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा ना। मीनिंगफुल होने की जगह वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो सेम केस यहाँ पर आपके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड राइटिंग में भी है। आप जिस भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं आपको उसके ग्रामर को क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो ग्रामर अगर आपको नहीं पता है कैसी चीजें हमें राइट करनी है तो आप उस लैंग्वेज का सोर्स कोड नहीं राइट कर पाए। तो इस ग्रामर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स, इसे आप क्या कहेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स ही है ना। यस सर। और वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप देन डेटा टाइप के बाद उसके बाद वेरिएबल नेम, यही होता है ना। यस सर। और एक और चीज आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर हम सी के एक्चुअल सिंटैक्स को फॉलो करें, और वो क्या होता है, यहाँ पर आपका स्टोरेज क्लास भी हो सकती है। हाँ यस। क्या हो सकती है, स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास। तो ये तीन चीजें होती हैं। उस स्टोरेज क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक और वर्क क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्टैटिक लगा दें ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम दो रूल तो फॉलो कर रहे हैं। स्टोरेज क्लास के अकॉर्डिंग स्टैटिक ठीक है अपनी जगह, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इंटीजर ठीक है आपका इंट, बट वेरिएबल नेम की जगह जो आपने यहाँ पर नेम यूज किया है वो क्या है, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसा आइडेंटिफायर नेम यूज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी रिजर्व्ड है, किसके लिए, आपके लैंग्वेज कंपाइलर के। तो ये एक कॉमन मिस्टेक आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर हम अगर इसको ऐसे कर दें तो ये वैलिड हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, यस सर। या फिर इसको हम ऐसे कर दें तो ये वैलिड हो जाएगा। और कई सारे सोर्स बुक में अगर आप देखेंगे तो इंटीजर वेरिएबल सी के अकॉर्डिंग ऐसे ही पहले बनाया जाता था। इससे क्या समझ आएगा कि हम x को किस टाइप के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इंटीजर टाइप। तो ये पर्टिकुलर नेम अब क्या है, हमारा वैलिड है।
ठीक है, तो आई थिंक कीवर्ड्स का पर्पज क्लियर हुआ सभी को। यस मींस उसकी जो डेफिनेशन आपके ट्रांसलेटर के लिए दी गई है, अकॉर्डिंगली आपको उसे क्या करना है, यूज करना है। तो कीवर्ड्स को हम नॉर्मली यूज कहाँ करेंगे, डेटा टाइप्स के लिए। कंट्रोल फ्लो में जैसे आप इफ, स्विच, लूपिंग कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं, या फिर आप ऊप्स कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे तो वहां पर क्लास को डिफाइन करना, या उसके अकॉर्डिंग क्लास मेंबर्स पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस कैसे आपको लगाना, लाइक पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर यूज करके अपने सोर्स कोड में उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो कीवर्ड से रिलेटेड किसी का कोई क्वेरी या कंफ्यूजन? सर है सर। हाँ अरे सर, ये कीवर्ड्स और डेटा टाइप में कुछ भी डिफरेंस है या मतलब दोनों सेम ही है? कीवर्ड्स बहुत ब्रॉड थिंग हो गया, डेटा टाइप उसका एक स्पेसिफिक पार्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम सी के सारे कीवर्ड्स ही राइट कर देते हैं, तो अभी आपको इससे समझ आ जाएगा। सी के कीवर्ड्स बताइए डेटा टाइप्स के लिए क्या क्या है, बता सकते हैं आप लोग? 32 कीवर्ड्स है सर। int, लोड, डायरेक्ट, डबल, डबल और लॉन्ग, वाइल, फाइल है, वाइल, शॉर्ट और वाइल फॉर, अरे भाई डेटा टाइप, डेटा टाइप। और बताइए डेटा टाइप में हो जाएगा लॉन्ग, डबल, अनसाइंड इंट, लॉन्ग आ शॉर्ट गया। नहीं यूज कीवर्ड्स करते तो हैं, यूज करते हैं, कीवर्ड्स बस उनकी बात। शॉर्ट नहीं यूज करते हैं सर। शॉर्ट होता है ना, खैर है रजिस्टर्ड। डेटा टाइप स्ट्रक्ट, यूनियन, वाइल, टाइप डेफ, क्लास भी करते हैं। ठीक है। साइज ऑफ, तो ये हो गए। इसके बाद स्टोरेज क्लास अगर आप देखें तो ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न, स्टैटिक। एक कंट्रोल स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो इफ, एल्स, उसके बाद वाइल, स्विच, इसी के साथ आपका केस आ जाता है, ब्रेक, डिफॉल्ट। लूप में आएंगे तो फॉर, वाइल, डू व्हाइल, ठीक है। और यहाँ पर एक और कंटिन्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, कंटिन्यू। गो टू सर, गो टू आ जाएगा कंट्रोल फ्लो में, ठीक है, गो टू आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसी से आप समझ सकते हैं, ये जो इनिशियल नेम्स हैं 4, ये आपके मेन डेटा टाइप्स हैं, है ना, प्राइमरी डेटा टाइप सी के। ये जो पर्टिकुलर नेम्स हैं, इसको अगर आप देखें तो एक तरीके से क्या मॉडिफायर्स हैं आपके, जो आपके इंटीजर नेचर को ही चेंज करते हैं। स्ट्रक्ट, यूनियन, टाइप डेफ, ये यूजर डिफाइंड फॉर्म जब आप क्रिएट करते हैं सी में, वहां पर यूज होते हैं। ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न, स्टैटिक, ये आपकी स्टोरेज क्लास हो गई। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपके वेरिएबल्स का नेचर चेंज हो जाता है सी में। बाय डिफॉल्ट नेचर हमारा ऑटो होता है, और उससे हम रजिस्टर, एक्सटर्न या स्टैटिक नेचर का बना सकते हैं। ये इनिशियल नेम्स अगर देखें तो ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ या स्विच बिहेवियर जब आप यूज करते हैं। और ये जो है आपका ये फॉर या वाइल या डू के साथ आप लूपिंग वर्क करते हैं ना। तो आपकी इन कीवर्ड्स का पर्पज अगर देखें तो अलग अलग है ना, ये सेम है। तो डेटा टाइप तो उसका एक क्लासिफिकेशन हो गया कि कुछ कीवर्ड्स हमारे डेटा टाइप्स के लिए होंगे, कुछ कीवर्ड्स आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए होंगे, कुछ कीवर्ड्स आपके क्लासेस फॉर्म इंप्लीमेंटेशंस के लिए होंगे, एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज फंक्शनैलिटी। तो आपकी लैंग्वेज की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपके डेटा टाइप्स कीवर्ड्स का भी नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। बट ऐसा कोई क्लासिफिकेशन इन जनरल आपको लैंग्वेजेस के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। बट आप उसे अपने अकॉर्डिंग बूलियन भी डेटा टाइप होता है क्या? क्या बूलियन सर डेटा टाइप होता है? बूलियन, बट कुछ ही लैंग्वेज में, जैसे सी के अंदर बूलियन नहीं है, बट C++ में आपको मिलेगा, जावा में आपको मिलेगा। ओके सर।
तो जावा के अंदर बूलियन डेटा टाइप है, बट सी के केस में नहीं है। C++ में आपको मिलेगा, सी के केस में भी, बट उसके लेटेस्ट जो कंपाइलर्स है वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक कीवर्ड्स, हाँ हाँ सर, तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि इंट के अंदर में जो भी हम लोग वेरिएबल को लेते हैं तो वो हमेशा डाटा टाइप में आंसर देगा ना। हाँ, इंट का मतलब ये हो गया कि आप इसके साथ जो भी आइडेंटिफायर नेम आगे यूज कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप को टारगेट करेगा। मींस आपका कंपाइलर आपके उस आइडेंटिफायर के लिए जो मेमोरी एलोकेशन की रिक्वेस्ट करेगा वो किस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग करेगा, इंटीजर। ठीक, यहीं पर सपोज आप ऐसा एक और स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, इसको समझ लीजिए। सपोज हमने एक स्टेटमेंट ऐसा राइट कर दिया, हमने यहाँ पर ऑटो लगा दिया, बाय डिफॉल्ट ये बिहेवियर ऑटो ही होता है, और यहाँ पर हमने ये बताया कि ये इंटीजर टाइप का होगा और ये, ठीक है, ऐसा वर्क किया। तो अभी अगर आप देखें तो x और y ये दोनों हमारे क्या इंटीजर वेरिएबल्स है ना, बट दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, जो इंट x हमारा है वो स्टैटिक नेचर का है। वो कैसा है, स्टैटिक नेचर का, और जो इंट y है ये कैसा है, ऑटो नेचर। तो ये कैसे पता चला, क्योंकि आपने इस वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग डेटा टाइप के साथ साथ क्या अप्लाई किया है, स्टोरेज क्लास। अगर आप स्टोरेज क्लास नहीं अप्लाई करते हैं तो इम्प्लिसिट नेचर सी में आपका होता है ऑटोमेटिक। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑटो नेचर होता है। सर ये ऑटो नेचर होता क्या है, ऑटो नेचर क्या होता है अभी प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर बता देंगे। ठीक है, ओके। सिंपली जैसे आप लोगों ने ये वर्क आई थिंक किया भी एक दो प्रोग्राम में, अगर हमें कोई वैल्यू परसिस्ट करनी होती है तो हम स्टैटिक यूज किए थे ना। ऑटो के केस में क्या होता है, बार बार मेमोरी रिक्रिएशन होगा जितनी बार आपका वो फंक्शन कॉल होगा। तो अगर कोई प्रीवियस वैल्यू आपके उस वेरिएबल के लिए है तो वो रीसेट हो जाती है। तो अगर हमें कोई डेटा मेंटेन करना है मेमोरी में तो हम उसे मेंटेन कैसे करते हैं, सी के केस में स्टैटिक नेचर, या दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास ग्लोबल एक्सटर्नल नेचर। बट अगर आपको फंक्शन लेवल पर वो वर्क करना है तो आप क्या करते हैं, स्टैटिक यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, स्टैटिक। तो फिलहाल ये चीजें जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी वहां पर आप समझ सकते हैं। इस स्टेटमेंट से समझ आया कि हमारे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर का रोल क्या है। यस सर। तो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका ये स्टेटमेंट एक्चुअल रोल प्ले करेगा आपके सोर्स कोड के लिए। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा कीवर्ड एप्लीकेबल होगा कहां पर, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको कीवर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा कि आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट्स राइट कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपको इंटीजर वेरिएबल बनाना था कि भाई हमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी, और आपको यही नहीं पता है कि इंटीजर टाइप के लिए हमें INT एज ए कीवर्ड यूज करना है, तो क्या आप एक इंटीजर वेरिएबल बना पाएंगे? नो सर। तो ये आपकी प्री रिक्विजिट है कि हमारी नीड क्या है, और उस नीड के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट हम राइट करने जा रहे हैं उस स्टेटमेंट को राइट करने के लिए अलोंग विद आइडेंटिफायर हमें किस किस कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर ऑफ कीवर्ड्स आपके के स्टेटमेंट के साथ यूज हो सकते हैं। जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं हमने इसके साथ कितने कीवर्ड्स यूज किए, 2 यूज किए हैं। अब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा ये जो इंटीजर वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं ये इंटीजर रेंज में नहीं आ सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड सर्चिंग इस स्टेटमेंट में क्या चेंज करेंगे आप, आपका रेंज इंटीजर को एक्सीड करने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और मॉडिफायर यहां लगाना पड़ेगा, और वो मॉडिफायर क्या है, लॉन्ग। तो आप देखिए कितने कीवर्ड्स हो गए, 3 हो गए। लॉन्ग की जरूरत क्यों पड़ी सर, थोड़ा कीजिएगा। क्या की जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा फिर से बताइएगा। हमने कहा कि भाई आपका ये जो डेटा स्टोर होगा यहाँ पर इस वेरिएबल के थ्रू, उसकी रेंज इंटीजर को एक्सीड कर जाएगी, ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है।
तो क्या हम इंट वेरिएबल से वो वर्क कर पाएंगे? जैसे सपोज यहाँ पर इंटीजर की रेंज फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं कि वो हम उसमें अप टू 1000 स्टोर कर सकते हैं, 10,000, बट हमारी रिक्वायरमेंट है हमें जो डेटा स्टोर करना है वो 10,050 है। तो 10,050 अब इंटीजर में क्या स्टोर हो पाएगा? नहीं सर। तो हमें उससे हायर रेंज पर स्विच करना पड़ेगा। तो हायर रेंज इंटीजर से क्या है फिर हमारा? लॉन्ग। तो हमने क्या किया? इसको लॉन्ग इंट बना दिया। तो वहाँ पे इंट भी रहना मतलब रहेगा या सिर्फ लॉन्ग से काम चल जाएगा? कहाँ पर? यहाँ पे लिखे ना लॉन्ग। ये हाँ ये ऑप्शनल है, बट एक्चुअल सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग इंट आप ऐसा भी कर देंगे तो ये वैलिड है। हमने केवल इस स्टेटमेंट को राइट किया कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स एक स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते, यूज किए जा सकते हैं, इसी चीज को बताने के लिए। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट के साथ नंबर ऑफ कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर लॉन्ग यही ना हुआ सर, मॉडिफायर इसी को बोल रहे थे ना। हाँ, तो यहाँ पर आपने एक तरीके से दो मॉडिफायर लगा दिए, एक तो लॉन्ग और एक उसका स्टैटिक नेचर। बट एक्चुअल डेटा अगर हम देखें तो क्या वो इंटीजर फॉर्म, बट किस रेंज के अकॉर्डिंग? लॉन्ग नेचर के अकॉर्डिंग। और उसका स्टोरेज टाइप क्या होगा? स्टैटिक। अब यही तो सपोज कोई आपसे कहता है कि भाई अगर ये वेरिएबल आपका 1 है तो जो वैल्यू हम इसमें स्टोर करेंगे वो मॉडिफिएबल नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप एक वर्क और क्या कर देंगे? एक और कीवर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉन्स्ट लगा देंगे, और इसको एक वैल्यू क्या असाइन कर देंगे? कुछ ऐसी बात समझ है? मॉडिफायर नहीं होने का मतलब सर कांस्टेंट कर देना ना। हाँ, मॉडिफिएबल ना हो मींस उसको कांस्टेंट बना दो। तो किस टाइप का कांस्टेंट हम बना रहे हैं? लॉन्ग इंट टाइप का। किस टाइप का कांस्टेंट बना रहे हैं? लॉन्ग इंट कांस्टेंट। लॉन्ग इंट। अब अगर ये फिक्स नेचर का है तो स्टैटिक आप लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप एक स्टेटमेंट के साथ आपके पास जो अवेलेबल कीवर्ड्स हैं उनको यूज करके अपना वर्क करते। तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया कि आप डेटा टाइप के साथ कैसे नंबर ऑफ कीवर्ड्स अप्लाई करेंगे। सेम केस हमारा अदर सिनेरियो में भी हो सकता है। लाइक आप ऊप्स कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे आप एक क्लास के साथ नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, मेथड आप बनाएंगे उसके साथ नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो वहां पर हमें अकॉर्डिंगली वो कीवर्ड्स पता होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। ठीक है? यस सर। तो आई थिंक कीवर्ड्स का पर्पस क्लियर होना चाहिए सभी को। यस सर, कीवर्ड सर क्लियर है सर। आइडेंटिफायर जो है सर, बताइए। आइडेंटिफायर सर ये वेरिएबल नेम है? आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम नहीं होता, आ रहे हैं इस पर। आइडेंटिफायर कंप्लीट करके ही फिनिश करेंगे। ठीक है, कीवर्ड क्लियर हो गया सर। कीवर्ड्स देखिए, अगर हम इस कीवर्ड के साथ यहां से ये चीज हटा दें तो आपके इस स्टेटमेंट का कोई मतलब है? नहीं सर, आप ऐसे राइट कर दीजिए, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। आप इसको हटा दीजिए तो इसका कोई मतलब है? नहीं है। बट जैसे आपने ये वर्क किया था तो इसको आपने क्या कहा? भाई ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको ये दो नेम्स मिल रहे हैं और इन नेम्स को यूज करके आप अपना कोई वर्क कर सकते हैं। इन नेम्स को अगर आप देखें तो इसके लिए हमने क्या कहा कि ये आपका एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो एक फिक्स वैल्यू 10,050 को स्टोर करेगा। बट ये जो इंट y है ये आपका एक इंटीजर वेरिएबल है। ये क्या है? इंटीजर वेरिएबल। तो दोनों आइडेंटिफायर्स का, अगर हम इसे आइडेंटिफायर कहते हैं तो दोनों का नेचर अगर आप देखें तो थोड़ा सा अलग है। यस सर। क्या अलग है नेचर दोनों का? सर कांस्टेंट टाइप ले रहा है आप। सेकंड जो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट के लिए ऐसा एक वर्क करना चाहेंगे तो क्या ये अलाउड होगा? आगे से हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर वर्क क्या हो जाएगा? इनवैलिड। क्या हो जाएगा? इनवैलिड। बट यहीं पर अगर हम इंट y के लिए ऐसी कोई वैल्यू असाइन करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? वैलिड। वैलिड। और फिर हम अगर इसको ऐसा करना चाहें तो भी ये क्या होगा? वैलिड होगा। इसका मतलब क्या है
कि जो int y वेरिएबल आपने बनाया हुआ है या आइडेंटिफायर आपने क्रिएट किया है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है? एज पर योर रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस यू कैन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ दैट। यही है ना? यस सर। जब हम एक सोर्स कोड राइट करते हैं तो आपने देखा होगा कई सारे प्लेसेस पर हमें एक स्पेसिफिक नेम यूज करना होता है। उस केस में जब हमें उन मल्टीपल प्लेसेस पर अपने उस नेम की वैल्यू को पास करना होता है, करते हैं ना? यस सर। यस सर। तो ऐसे नेम्स को ही आप क्या कह देते हैं कि भाई वो हमारा क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल है। उसे वेरिएबल आप क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। क्योंकि वो एक ऐसा नेम है जिसकी कैपेबिलिटी क्या है यहाँ पर आपके लिए? आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस उसको यूज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग आपको रन टाइम पर एक आउटपुट मिलता है। यही है ना? यस सर। यस सर। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई हम ऐसा ना करके ये वैल्यू 30 और 50 डायरेक्ट यूज कर लेते, कर सकते थे? यस सर, कर सकते थे। 30 और 50 को हम क्या करते? डायरेक्ट यूज कर लेते। तो फिर हम Yes, sir. इंट y को क्यों क्रिएट करें? यस सर। इसका आंसर है किसी के पास? इसी से आपको वेरिएबल या आइडेंटिफायर हम क्यों यूज करेंगे समझ आएगा, अगर कंफ्यूजन है अभी तक। जैसे अभी हम आपसे कहें कि भाई हमें 30 और 50 का सम चाहिए, तो आप एक वर्क कुछ ऐसा करते हैं यहाँ पर। इसको अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम फॉर्म क्रिएट कर दें, सपोज हम इसी को ले लेते हैं 30 और यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी स्टेटमेंट राइट कर देते हैं और इंट y यहाँ पर कर देते हैं 50 और फिर हमें यहाँ पर इसका सम चाहिए, तो हम c के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? %d और यहाँ पर x प्लस y या फिर इंट अंडरस्कोर x इंट अंडरस्कोर y, यही करेंगे ना? तो अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसकी जगह क्या करते हैं? ये वर्क ना करके 30 प्लस 50 कर देते। कर सकते थे कि नहीं? अभी ये जो कोड, इसको आप सेपरेट ट्रीट करिए, ये 3 स्टेटमेंट सेपरेट ट्रीट करिए और ये स्टेटमेंट सेपरेट ट्रीट कीजिए। आउटपुट में कोई डिफरेंस होगा? नो सर। नो सर, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसमें से कौन सी अप्रोच हमें यूज करनी चाहिए? सर 34 नंबर लाइन में जो लिखे हैं वेरिएबल डिक्लेयर कर उसमें वैल्यू असाइन करके देन हम लोग ऐड कर रहे हैं, बट यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे वैल्यू ले लिए और ऐड कर दिए। एक अप्रोच ये आपके पास है, ठीक। दूसरी अप्रोच ये है। इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं, उसे कोई वैल्यू दे रहे हैं और फिर उस वैल्यू को मैनिपुलेट करके हम अपना एक रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। यही कर रहे हैं? यस सर। और दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं? आपके उसी टाइप के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम 2 लिटरल या कांस्टेंट वैल्यूज पर वर्क कर रहे हैं। यस सर। तो कौन सी अप्रोच आपके अकॉर्डिंग सुटेबल है और क्यों है? रीजन बताएंगे आप में से कोई? यस सर, फर्स्ट अप्रोच सुटेबल है सर, क्योंकि सर उसमें इसमें कॉन्स्ट टाइप का वैल्यू हो गया। हम कहते हैं कि सेकंड अप्रोच हमारी सुटेबल है। अब बताइए सर। यहाँ पर सुटेबल हो सकता है सर सेकंड भी, क्योंकि x का वैल्यू 30 फिक्स है, y ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर ही देखिए, सुनिए यहाँ पर वेरिएबल ज्यादा। सुनो भाई राहुल, यस सर। ऐसा कोई सिचुएशन अगर आए तो आपको उसका आंसर भी उस कोड के अकॉर्डिंग डिप्लोमेटिक देना है, दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अब इसी कोड को देखिए, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे जैसे, इससे तो आउटपुट हमारा सेम ही आएगा। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे एक रिजल्ट के लिए 1 टाइम है तब सही है, तो उस केस में आपका ये जो वर्क है सेकंड वर्क, ये क्या है? बेटर है ना? क्योंकि हमें हमेशा क्या चाहिए? 80 ही चाहिए। हमें क्या चाहिए? 80 चाहिए। ही चाहिए। बट सपोज अब हमें 80 की जगह कोई और आउटपुट चाहिए,
तब ये वेरिएबल तब ये नहीं होगा अगर हमें तब मुझे 80 की बार जगह क्या बार चाहिए? यूज करना पड़ेगा, कोई पूरा और वैल्यू स्टेटमेंट चाहिए, लिखना पड़ेगा। कोई और वैल्यू अगर चाहिए तो तो सर आपको क्या फिर करना पड़ेगा? फिर से स्टेटमेंट राइट करना पड़ेगा और इस तरीके से कुछ जी सर, करना जी सर। पड़ेगा, ठीक है? जी फिर हमें कोई Complexity बढ़ दूसरी जाएगी। वैल्यू चाहिए तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम में बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब सपोज आपने एक एप्लीकेशन कंपाइल करके जनरेट कर दिया और उस एप्लीकेशन में आपको डिफरेंट प्लेसेस पर ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो क्या आप चाहेंगे कि हम जाए सोर्स कोड चेंज करें? इसके लिए तो हमें सोर्स कोड चेंज करना पड़ेगा। यस सर। अगर ये कोई रन टाइम जी सर। रिक्वायरमेंट है हमारी, क्योंकि हम जी यहाँ पर सर। यूजर से तो कोई वैल्यू ले नहीं रहे हैं, एक फिक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन राइट कर रहे हैं, और फिक्स वैल्यू सर। के अकॉर्डिंग अगर आप एक्सप्रेशन राइट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शन हमें पहले से अपने सोर्स कोड में क्या करना पड़ेगा? राइट करना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर अगर हमें उसके अलावा किसी और वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो क्या ये पॉसिबल है कि आपका एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे? नो सर, नहीं करेगा सर। नहीं पॉसिबल है। बट इसी को हम जनरलाइज अगर कर दें तो मींस जहां पर तो सभी हमने के लिए 30 + 50 किया, 50 + 80 किया, तो सभी या के लिए 70 possible + 80 किया, इसको हम जनरलाइज कर दें किसी एक ऐसे एक्सप्रेशन से, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती कि नहीं? यस यस सर। यस सर। सॉल्व हो सकती है। यस सर। कैसे सॉल्व होगी? तो फिर हम लोग सब तो सर सीधी बातों वेरिएबल को लेकर output काम ले करना होगा सर, क्योंकि फंक्शन वेरिएबल में बना हम कुछ भी लेंगे पुट और कर उसमें सकते हैं। फंक्शन आर्गुमेंट बना ले लेंगे। अरे अभी फंक्शन पर मत जाइए, फंक्शन तो बहुत दूर की बात है। जो है नहीं +2 सर, +5 जैसे जो हम भी लोग करना है इक्वेशन सर, बना बस हम क्या करें यहाँ पर, हाँ यस सर, वो ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करें, प्लस इसको पास कर दें, यहाँ पर भी हम क्या करें, इसको जी पास सर। कर दें, और यहाँ पर भी हम इसको पास कर दें, और इससे पहले हम यहाँ पर क्या राइट कर दें, इनपुट स्टेटमेंट राइट कर दें। क्या राइट कर दें? इनपुट स्टेटमेंट। यस सर। स्कैनर। ठीक, इससे पहले हम क्या करें, इनपुट स्टेटमेंट राइट कर दें। इनपुट मींस रन टाइम पर जो वैल्यू आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हम यूजर को ऑप्शन दे दें कि वो पास करे। जी सर। तो आप देख सकते हैं कितने भी प्लेसेस पर हमें अब उन दो वैल्यूज के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो क्या कोई प्रॉब्लम है आपको अपने सोर्स कोड के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट कितनी बार है? अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आगे आ सकती हैं, क्योंकि ये एक जनरलाइज एक्सप्रेशन हो गया। आप इसको लूप के अंदर रख सकते हैं, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कर सकते हैं ना? टास्क सर परफॉर्म कर सकते हैं इसको। कर सकते हैं ना? जी सर। तो यहाँ पर अभी हमने इसको फिक्स कर दिया है, बट इसको फिक्स करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको एक लूप के अंदर रख दें। बट फिक्स वैल्यू के लिए तो लूप भी वर्क नहीं करेगा, ठीक करेगा? जी सर, नहीं करेगा सर। नहीं करेगा सर। ठीक, तो ऐसे केस में हमें अगर आप देखें तो एक नेम की रिक्वायरमेंट है जो कि अदर देन फिक्स वैल्यू हो कुछ, और दूसरा जो सबसे बड़ा एक रीजन है आपके आइडेंटिफायर्स को यूज करने का, वो ये है, अब अगर आप ये 30 या 50 ऐसी कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो एक्चुअली ये आपके सिस्टम पर कहीं ना कहीं जाकर आपके किसी एक मेमोरी एड्रेस पे ही स्टोर हो रहा होगा। यस सर। ये डेटा कहीं ना कहीं कहाँ स्टोर हो रहा होगा? आपकी सिस्टम हमारे- मेमोरी पर ही। मेमोरी यस सर। मेमोरी की जब हम बात करते हैं प्रोग्राम के लिए मींस रैम पर। रैम। कहाँ पर? रैम। तो उस रैम का कोई एड्रेस यहाँ पर यूज हो रहा होगा। यस सर। अब आप कह सकते हैं कि भाई हम ये नेम क्यों यूज करें, हम अपनी मेमोरी पर वो एड्रेस ही यहाँ पास कर दें। ये भी तो कर सकते हैं। यस सर। एड्रेस का नोटेशन सपोज कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल 0x, और सपोज आपकी वैल्यू AA, फॉर एग्जांपल 3456, ऐसा कुछ है। हेक्साडेसिमल फॉर्म बताया था ना सर ने एड्रेसिंग आपका। यस सर। यस सर। तो इंट x की जगह मींस x को जो एड्रेस मिला, सपोज वो एड्रेस है, तो इस एड्रेस पर हम अपनी वैल्यू को क्या करें, रीड करें और राइट करें। ये भी कर सकते हैं हम। बट क्या ये एज अ प्रोग्रामर आपके लिए फिजिबल है ऑप्शन? नो सर। क्यों फिजिबल नहीं है? क्योंकि सर सबका एड्रेस एक पता तो नहीं हो सकता हर है। एड्रेस अलग होगा। सपोज y को जो एड्रेस मिल अलग रहा अलग है होता है। वो हमें पता है कि भाई वो 0xAB
433 46 पर है या 45 पर है। ठीक है, तो ये y का एड्रेस है और ये आपके x का एड्रेस है। अब बताइए इसी एड्रेस पर हम डेटा रीड करें और उसको यूज करें। अब बताइए सर डिफरेंट अगर वैल्यू देंगे तो एड्रेस तो फिर चेंज हो जाएगा सबका। अरे भाई आप इस scanf जब यूज करते हैं तो वहां एड्रेस पास करते हैं ना। यस सर, पास करते हैं, पॉइंटर यूज करते हैं, एड्रेस पास करते हैं ना। yes, बट वो yes, एड्रेस sir, हम किसका पास करते हैं? एक वेरिएबल का। उस वेरिएबल को जो एड्रेस मिला होता है यही करते हैं ना। yes, sir, हम वो वेरिएबल नेम ना यूज करके क्या करें, डायरेक्ट वो एड्रेस ही यूज कर लें। ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है। बट एज ए प्रोग्रामर ये आपके लिए क्या फीजिबल लग रहा है? आप ऐसे कितने मेमोरी एड्रेस याद रखेंगे? यस सर, वही तो दिक्कत है। ऐसे कितने मेमोरी एड्रेसेस आप याद रखेंगे? पॉसिबल है? नहीं है सर। नो सर। तो इन मेमोरी एड्रेसेस को हम कैसे लॉजिकली बाइंड करेंगे अपने प्रोग्राम सोर्स कोड से, वो ऑप्शन आपको दिया गया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफायर। समझ आया कुछ? यस सर। यस सर। इन मेमोरी एड्रेसेस को लॉजिकली कैसे आप बाइंड करेंगे अपने प्रोग्राम सोर्स कोड से, वो ऑप्शन हमें किसके थ्रू दिया गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स के द्वारा। आइडेंटिफायर। किसकी हेल्प से? आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसी वजह से आइडेंटिफायर को आप डिफाइन कैसे करते हैं? एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। आइडेंटिफायर्स आर द प्रोग्रामर और यूजर डिफाइंड नेम्ड टोकन्स। Repeat again, sir. Identifiers are the programmer defined or user defined name tokens. मीन्स ऐसे जो भी नेम्स आप क्रिएट करते हैं दे आर कॉल्ड टोकन्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? टोकन्स। एंड दैट टोकन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी एड्रेस। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिफायर्स आर कॉल्ड, सॉरी क्या बोला था हमने, भूल गए। आइडेंटिफायर आर द प्रोग्रामर और यूजर डिफाइंड नेम टोकन। प्रोग्रामर और यूजर डिफाइंड टोकन्स। मींस वो पर्सन जो सोर्स कोड राइट कर रहा है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे जो भी नेम्स क्रिएट कर रहा है, ऑल सच नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। क्लियर? अब ऐसे आइडेंटिफायर्स हो क्या सकते हैं? तो इसको अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो ये वेरिएबल हो सकता है। क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है। और क्या हो सकता है? सी के अकॉर्डिंग अभी हम राइट कर रहे हैं, कांस्टेंट हो सकता है, या फिर फंक्शन हो सकता है, या फिर एरे का नेम हो सकता है, पॉइंटर नेम हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, यूनियन हो सकता है, या फिर कोई टाइप डेफिनेशन हो सकता है। ये सी के अकॉर्डिंग है। सी में आइडेंटिफायर्स के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट, नेम ऑफ अ फंक्शन जो आप क्रिएट करेंगे, या प्री डिफाइंड अगर है तो भी वो एक आइडेंटिफायर फॉर्म ही है। एरेज नेम, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ, और एक और ऑप्शन होता है इनुमरेशन, इनम। इसके अलावा और कुछ है सी में? पूरी सी प्रोग्रामिंग में टाइप डेफ का सर यूज थोड़ा सा। अरे बता देंगे, सब बता देंगे। अब हमने शुरू किया है तो सब करें। स्टार्टिंग से बता रहे हैं ना, सब बताएंगे। कीवर्ड और आइडेंटिफायर से पहले कुछ नहीं होता ना। नो सर। हाँ, तो यहीं से स्टार्ट किया है अभी। तो सी में आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, जिसके लिए हम एक
आइडेंटिफायर नेम क्रिएट करना चाहें, या है कुछ? अगर है तो बताएं आप लोग। जहां तक हमें याद है यही पॉसिबिलिटी है। क्लियर? यस सर। यस सर। यहीं पर जब आप ऊप्स कंसेप्ट के अंदर आएंगे तो पॉसिबिलिटी है कहीं पर यस हमें सर। क्लास का क्लास। बिहेवियर मिलेगा और कहीं Yes. पर इंटरफेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटरफेस। इंटरफेस टर्म आ जाएगा। बट ये ऊप्स लैंग्वेजेस जब आप यूज करेंगे वहां पर मिलेगा। या कुछ लैंग्वेजेस में इसके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी, जैसे C# आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास कुछ और फॉर्म भी हो सकते हैं आइडेंटिफायर्स के। ठीक है जी सर। तो आइडेंटिफायर्स का जो प्राइमरी वर्क है आपके लिए, वो अगर आप देखें तो क्या है, उस नेम की हेल्प से आपको एक मेमोरी ब्लॉक का एक्सेस प्रोवाइड करना। ठीक, अब उस मेमोरी ब्लॉक पर क्या ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, वो डिपेंड किस पर करेगा, आपने किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस आइडेंटिफायर को क्रिएट किया है। लाइक आपने वेरिएबल क्रिएट किया होगा तो आपका नेचर अलग होगा, कांस्टेंट बनाया होगा तो नेचर अलग होगा, फंक्शन क्रिएट किया होगा तो नेचर अलग होगा, एरे पॉइंटर फॉर्म होगा तो उसका नेचर अलग होगा, स्ट्रक्ट यूनियन इनम क्रिएट किया होगा तो नेचर अलग होगा, क्लास या इंटरफेस बनाया होगा तो उसका नेचर अलग होगा। समझ आया ये पॉइंट? यस सर। मीन्स आपका वो आइडेंटिफायर बिहेव किस पर, किसके बेसिस पर करेगा, आपने उसे किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्रिएट किया। जैसे आपने सपोज एक वेरिएबल टाइप का आइडेंटिफायर बनाया और एक क्लास टाइप का आइडेंटिफायर बनाया, तो क्या दोनों सिमिलर वर्क करेंगे? क्लास टाइप की जब हम बात कर रहे हैं मीन्स आप एक क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। वेरिएबल क्रिएशन का मतलब हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो दोनों का नेचर सेम होगा या अलग होगा? अलग अलग होगा सर। अलग होगा। वेरिएबल से हम क्या करेंगे, उस टाइप की वैल्यूज पर वर्क करेंगे, बट क्लास से हम क्या करेंगे, क्लास टाइप की डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। क्लास टाइप का अगर हम आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं मीन्स हम एक क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्लास की डेफिनेशन के लिए, जैसे आपने सी में स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, बट वहीं पर वेरिएबल जो था वो नॉर्मल इंटीजर टाइप का भी हो सकता है और वो स्ट्रक्चर टाइप का भी हो सकता है। हो सकता कि नहीं? जी सर। तो ये आपके दो प्राइमरी वर्क होते हैं जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग में अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसका बेसिक पर्पज क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा कुछ। जी सर। यस सर। लेबल्स भी एक पूरा क्लियर हो गया सर। लेबल क्या? लेबल्स भी एक आइडेंटिफायर है। लेबल लेबल एक आइडेंटिफायर है। हाँ, लेबल नेम जो हम लोग देते हैं ना, जैसे गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। यस सर। हाँ बिल्कुल, लेबल की हेल्प से जो आप नेम देते हैं दैट इज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफायर। उससे आप एक लोकेशन विद इन योर सोर्स कोड आप क्रिएट करते हैं। तो उस नेम को यूज करके आप क्या करते हैं, अनकंडीशनली किसी पोजीशन से वहां पर जंप कर सकते हैं। जैसे गो टू स्टेटमेंट में जनरली ये रिक्वायरमेंट होती है। गो टू स्टेटमेंट अगर आप सी में यूज करते हैं, जावा या अदर लैंग्वेजेज में तो उसको हटा ही दिया गया है, तो वहां पर आपको उसकी नीड पड़ती है। तो लेबल की हेल्प से आप क्या करते हैं, एक लोकेशन विद इन योर सोर्स कोड क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। आप उस लेबल नेम को क्रिएट करके देखिए, क्या उस नेम से आप कोई और आइडेंटिफायर उस स्कोप में बना पाते हैं? हाँ बताइए, और कोई क्वेरी यहाँ पर रिगार्डिंग आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड? नो सर। सर हाँ सर, आपसे बोलना चाह रहे थे कि सर आपके हैंड से लिखा हुआ अगर सी का नोट्स होगा जिसको आप समझा पा रहे हैं, अगर वो मिल जाए हम लोग को शेयर पहले तो किया से है पीडीएफ हमने, आप लोगों ने लगता है मिस कर दिया सबने। नहीं 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 सर, वो तो है ही मेरे पास, वो तो एक बुक हो गया सर पूरा। हाँ तो लेकिन वो हाँ मेरे पास जो लेकिन पीडीएफ है, मतलब जो पीपीटी फॉर्म है, वो उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग है, उससे कम ही होगा उसमें।
वो आप उसको प्रेफर कीजिए, आई थिंक उसमें 100 पेज भी नहीं है। ओके ओके, उससे कम तो कंटेंट नहीं मिलेगा भाई सी में, अगर आप कोई भी। जी सर, मैं वही सोच रहा था कि अगर आपके हैंड वो बहुत मिनिमम है, अगर आप देखेंगे उससे कम नहीं हो सकता, उतना तो आपको देखना ही पड़ेगा। जी जी जी। तो सर आपके हैंड का आपके पास नोट्स नहीं प्रेजेंट हो पाएगा सर? किसका, किस चीज का? सी का सर। शेयर तो किया है वही, वो बुक फॉलो कीजिए ना, पीपीटी भी हम शेयर करेंगे तो उसमें भी वही कंटेंट मिलेगा। ओके, जो उस बुक के अंदर है वही कंटेंट मिलेगा, ठीक है सर। हेलो सर। हाँ। सर 5 मिनट सर, थोड़ा मैं एनीडेक्स ले लीजिए ना सर, थोड़ा कंट्रोल में। आज यहीं तो पर सर हम फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, कल से प्रोग्राम बताएंगे आपको। थोड़ा सा एनीडेक्स में नंबर लीजिए ना सर। हाँ देखते हैं देखते हैं। सर वो बुक सर एक बार शेयर कर दीजिएगा फिर से। ग्रुप में शेयर किया हमने, ग्रुप में है, ग्रुप में सी नोट्स करके आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा। ओके सर। पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ। ओके सर, थैंक यू। सो ओएस का सर मार्क्स कब आएगा? अभी एग्जाम रिजल्ट? बचा है, आई थिंक जितने एग्जाम वाले थे ना, जी टोटल कितने लोग एग्जाम में, आई थिंक अराउंड 15 के करीब तो होंगे ही, और 4-5 लोगों ने दिया नहीं था लास्ट मोमेंट पे, तो उनका जब हो जाएगा उसके बाद तो एक सैटरडे असाइनमेंट तक, बचा हुआ था ओएस का। सैटरडे तक उसको करा लेंगे, उसके बाद मतलब नेक्स्ट वीक में पता चलेगा आपको। अच्छा रिजल्ट सर?